स्वागत है आपका फाइनल ट्रेड में। नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। एक्शन के लिए हो जाइए तैयार, क्योंकि सुबह से ही एक्शन पैक्ड मार्केट बने हुए हैं। निचली तरफ हम देख रहे हैं बाजार में भारी गिरावट का माहौल इस समय बना हुआ है और कोई मीनिंगफुल रिकवरी आपको सुबह से अब तक आती हुई नहीं दिखी है। तो क्या आखिरी 1.5 घंटा भी ऐसा ही रहेगा? क्या दबाव में रहेंगे बाजार, या फिर ये जो 17,200 का अहम सपोर्ट है जिस पर निफ्टी फ्यूचर्स आए हुए हैं, निफ्टी इस समय आना बाकी है, क्या ये रिक्लेम कर पाएंगे या नहीं, देखना है जरूरी। हमारे सारे एक्सपर्ट्स भी हैं तैयार। आइए उससे पहले इस समय की सबसे बड़ी बातें क्या हैं ये जान लेते हैं। 17,150 पर है निफ्टी, दबाव बना हुआ है। आईटी और बैंक्स यहीं पर सबसे ज्यादा गिरावट आ रही है। 850 अंकों की गिरावट आपको बैंक निफ्टी में दिखेगी। आईटी इंडेक्स 5% लुढ़का है, जिसमें ऑफकोर्स सबसे ज्यादा योगदान इन्फोसिस का है। स्टॉक 8 महीने के निचले स्तर पर है। नतीजों ने किया है निराश, गाइडेंस बाजार को नहीं आई है पसंद। एनबीएफसीज, रियल एस्टेट और फार्मा, यहां पर भी 1 से 3% की गिरावट आपको आती हुई दिख रही है। कोई ऐसी बड़ी छुपने की जगह नहीं है बाजार में जहां पर आप सपोर्ट ले सकें। डाउ फ्यूचर्स यहां पर भी 50 अंकों की सुस्ती दिख रही है और साथ ही यूरोप के बाजार यहां पर आज ट्रेड नहीं है। ईस्टर की वजह से सारे मेजर यूरोप के बाजार आज बंद हैं। तो क्यूज अमेरिका की लेने पड़ेंगे और थोड़ी कमजोरी हमने थर्सडे के सेशन में देखी थी, जिसकी वजह से आज सुबह बाजार का मूड बिगड़ा। बट बेसिकली हमारे बाजारों में 2 अहम नाम हैं जिसकी वजह से आपने मूड बिगड़ते हुए दिखा। टॉप लूजर निफ्टी का इन्फोसिस 7% नीचे इस समय ट्रेड करते हुए दिख रहा है। चौथा सबसे बड़ा लूजर निफ्टी का HDFC बैंक, जो आपको 4-4.25% नीचे दिख रहा है। और इन दोनों का कंबाइंड वेटेज अगर आप ले लें तो आप देख सकते हैं किस तरह की कमजोरी बाजार पर बनी हुई है। अच्छी बात है, दिन के निचले स्तर से हल्का सा संभले हैं बाजार इस समय। क्या यहां से और थोड़ा रिकवर करेंगे, इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स के ऊपर क्लोजिंग देंगे, या फिर दबाव ही बना रहेगा? जानते हैं हमारे एक्सपर्ट्स के साथ। उससे पहले कुशल और वरुण दोनों हैं हमारे साथ तैयार बताने के लिए इस समय का बाजार का एक्शन आपको कहां पर रखनी है नजर, खबरों के दम पर, एंड ऑफ कोर्स आने वाले दिनों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स भी। कुशल, गुड आफ्टरनून। बताएं कौन से ट्रिगर्स हैं, कौन कौन से नतीजे और आने वाले हैं? बिल्कुल दीपांशु, आप देखिए ट्रिगर्स के लिहाज से सबसे इंपॉर्टेंट तो पोस्ट मार्केट जो माइंट्री के नंबर्स आएंगे वहां पर हमारा बड़ा फोकस रहेगा कि किस तरह से डॉलर आय आती है और आगे के लिए मार्जिन को लेकर खासकर क्या आउटलुक रहता है। साथ ही जुबिलेंट फूड यहां पर 18 अप्रैल यानी कि आज की क्लोजिंग की प्राइस के बाद आप देखिए इसमें F&O एडजस्टमेंट, जो 1:5 का स्टॉक स्प्लिट हुआ था, वो एडजस्टमेंट होता हुआ नजर आएगा। और इसमें जो लॉट साइज है 125 शेयरों का, वो 625 शेयरों में बदल दिया जाएगा कल से। और यहाँ पर इसका जो आपको रिफ्लेक्शन है वो कल से होता हुआ दिखेगा। साथ ही वित्त मंत्री सीतारमण जी स्प्रिंग मीटिंग्स अटेंड करेंगी IMF और वर्ल्ड बैंक की US में। मुथूट फाइनेंस पर भी नजर रखिए, क्योंकि यहाँ पर फाइनल डिविडेंड को लेकर बोर्ड बैठक आज होने वाली है और भारत के जो WPI आंकड़े आते हुए दिखे हैं तो वहाँ पर हमारा फोकस रहेगा। साथ ही अगर आप देखें मंगलवार के लिहाज से, यानी कि कल ACC और L&T इन्फोटेक F&O स्पेस से अपने नंबर्स घोषित करेगी। कैश मार्केट में मास्टेक और टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स अपने नंबर्स डिक्लेयर करते हुए दिखेंगे। ओरिएंट ग्रीन पावर भी फोकस में रहेगा, क्योंकि यहाँ पर राइट्स इशू को लेकर बोर्ड बैठक होने वाली है। और IDFC लिमिटेड एक्स डिविडेंड ट्रेड करता हुआ दिखेगा। बुधवार 20 अप्रैल कैश सेगमेंट के कुछ एक स्टॉक्स हैं जिन पर आपको नजर रखनी है, क्योंकि चौथी तिमाही के नंबर्स जो हैं अब फुल फ्लेजेड आने लगे हैं। जिसमें एंजल वन, ICICI सिक्योरिटीज, टाटा ELXI, रिलायंस इंडस्ट्रियल इंफ्रा जैसे स्टॉक जो है अपने नंबर्स डिक्लेयर करते हुए दिखेंगे। तो ये आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स। नतीजों का सीजन भी शुरू हो रहा है, कई सारे कैश मार्केट एंड ऑफ कोर्स कुछ वायदा कारोबार और निफ्टी की भी कंपनीज आएंगी। वरुण, गुड आफ्टरनून। बताएं आज इंपॉर्टेंट खबरें कौन सी हैं? ओके, गुड आफ्टरनून दीप। तो इंपॉर्टेंट खबर में सबसे पहले तो मारुति की खबर आई कि इन्होंने गाड़ियों के दाम बढ़ा दिए हैं। 1.3% के आसपास की बढ़ोतरी जो है इन्होंने गाड़ियों के दाम में की है। माइंट्री और L&T इन्फोटेक, क्योंकि खबर ये आई है कि L&T इन्फोटेक के साथ मर्जर की बातचीत जो है माइंट्री की वो चल रही है। अगले हफ्ते मर्जर पर जो है अंतिम फैसला हो सकता है। ब्लूमबर्ग के हवाले से खबर आई है ये। और मर्जर के बाद जो मर्ज एंटिटी होगी उसके वैल्यूएशन करीब करीब $2200 करोड़ के आसपास के होंगे। ल्यूपिन, इस कंपनी को US FDA से हेपेटाइटिस B के इलाज के लिए एक दवा के लिए अप्रूवल मिला है। स्पाइसजेट, घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों में नए रूट जो है वो जोड़े जाएंगे। 26 अप्रैल से नए रूट जो है वो जोड़ने की यहाँ बात की जा रही है। जायडस वेलनेस, इस कंपनी को B12 की कमी दूर करने के लिए एक इंजेक्शन है, उसके इस्तेमाल के लिए US FDA से अंतिम मंजूरी माफ़ कीजिएगा वो मिल चुकी है। TCS रिस्क आधारित मॉनिटरिंग सोल्यूशन जो है वो इस कंपनी ने लॉन्च किया है। एनालिटिक्स के लिए बेसिकली ये जो लॉन्च है वो इस कंपनी ने किया है। असाई सोंगवांग यहाँ पे एटलस लाइफ साइंसेस को खरीदने के लिए करार किया है। करीब 100% के आसपास का हिस्सा जो है ये खरीदने वाले हैं। रत्नमणि मेटल्स, 338 करोड़ का ऑर्डर इस कंपनी को मिला है। मैन इंफ्रा, इस कंपनी को 402 करोड़ के ऑर्डर मिले हैं भारत मुंबई कंटेनर टर्मिनल प्राइवेट लिमिटेड से। NBCC, मार्च में 981 करोड़ के ऑर्डर मिले, ये अपडेट इस कंपनी ने दिया है। अशोक लेलैंड, महिंद्रा फर्स्ट के साथ इन्होंने करार किया है। यूज कार कारोबार के लिए बेसिकली करार किया गया है। मोल्टेक पैकेजिंग,
21 अप्रैल को अंतिम डिविडेंड पे बोर्ड विचार करने वाला है। वहीं SBI और एक्सिस बैंक ने MCLR में बढ़ोतरी की है। SBI 0.1% और एक्सिस बैंक ने 0.05% के आसपास की बढ़ोतरी की है। ब्लॉक डील्स हुई है। इन्फोसिस में 19.64 लाख शेयर्स, बैंक ऑफ बड़ौदा 13 लाख शेयर्स, TVS मोटर्स 38 लाख शेयर्स, BEL 36.2 लाख शेयर्स के बड़े सौदे इन काउंटर्स में हुए हैं। ओके, तो यह है आपके लिए कुछ बड़ी खबरें एंड ऑफ कोर्स खबर के दम पर माइंडट्री और L&T इन्फोटेक इस पर रखें नजर। माइंडट्री के नतीजे आज आएंगे, L&T इन्फोटेक कल आएंगे और खबर ये चल रही है कि शायद इन दोनों के मर्जर की बात चल रही है। आपको याद होगा L&T इन्फोटेक का जो पेरेंट है वो माइंडट्री में 61% हिस्सेदारी होल्ड करता है। बात तब भी हुई थी जब 2019 में उन्होंने हिस्सेदारी खरीदी थी कि आगे जाकर मर्जर हो सकता है इन दोनों कंपनीज का, और लग रहा है कि शायद उस पर एक बड़ा कदम आते हुए दिखेगा। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट है, इस पर हम रखेंगे नजर। हमारे सारे एक्सपर्ट्स भी तैयार हैं, आइए करते हैं उनका स्वागत। राकेश जी, कुणाल जी, साथ ही वागले साहब, सुमित जी, किरण जी और सचित जी। और वागले साहब यूजुअली कतार में सबसे आगे होते हैं, पर इस बार बाय अ वेरी स्मॉल मार्जिन वागले साहब, किरण जी आगे हो गए हैं। तो बिगुल, किरण का कमाल और फिर वागले साहब के पास चलेंगे। गुड आफ्टरनून किरण जी, बताएं सर। वेरी गुड आफ्टरनून दीप। और मुझे बाय करना है जुबिलेंट फूड्स। अभी 2859 के आसपास ट्रेड कर रहा है। आपका स्टॉप लॉस 2820 का रहेगा और टारगेट्स के लिए 2980 3000 के लेवल्स आपको कल तक देखने को मिल जाने चाहिए। तो बाय करना है जुबिलेंट फूड्स। ओके, तो जुबिलेंट फूड पर करें आप खरीदारी, ये है आपके लिए राय किरण जी की तरफ से। आइए देखते हैं वागले साहब को कौन सा स्टॉक पसंद है। वागले का बंडर। गुड आफ्टरनून सर, बताएं। गुड आफ्टरनून दीपांशु। मुझे बाय करना है NTPC, एक क्लियर कट ब्रेकआउट है। मुझे 2 से 3 दिन का मेरा व्यू है। 180 के टारगेट्स मुझे दिख रहे हैं। अभी 162 का भाव है, 162 160 ये रेंज में बाय करें। 158 के नीचे का स्टॉप लॉस होगा तो आपकी रिस्क एक लगभग 3.5-4 रुपए की होगी। ऊपर में 15 से 18 रुपए आपको मिलने चाहिए। 1 से 2 दिन का व्यू लेके ट्रेड करें। NTPC पर रखें नजर। पिक ऑफ द वीक के तौर पर बंसल जी, कुणाल जी ने सुबह रेकमेंड किया था। बाजार खुलने के बाद आपके लिए चार्ट कॉर्नर का कॉल भी आया था और अब वागले साहब को भी पसंद है। 5% ऊपर NTPC डेज हाई पर ट्रेड कर रहा है, यहां से और ऊपर जाने की तैयारी में है। आइए सचित जी के लिए बिल्कुल BTST। गुड आफ्टरनून सचित जी, बताएं सर। गुड आफ्टरनून दीपांशु, यहाँ पर खरीदारी करनी है कोरोमंडल इंटरनेशनल के फ्यूचर्स में। लगभग 850 का एक दायरा है, वो जैसे ही निकल जाता है तो मुझे लग रहा है काफ़ी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम प्ले इस पर्टिकुलर स्टॉक में नज़र आना चाहिए अगले कुछ दिनों के लिए। तो इनिशियल टारगेट होगा अराउंड 870 का, सेकेंड टारगेट होगा अराउंड 895 का, स्टॉप लॉस आपको लगाना है अराउंड 845 पे एंड खरीदारी करनी है कोरोमंडल के फ्यूचर्स में। ये स्टॉक हमने हमारे क्लाइंट्स को भी दिलाया है बट थ्रू कॉल ऑप्शन द्वारा। सो 850 का कॉल ऑप्शन भी यहाँ पर खरीदारी करने की सलाह होगी। अगर पोजिशनली देखें तो लगभग 45 के आसपास के स्विंग्स बन सकते हैं। करंट मार्केट प्राइस लगभग 22 साढ़े 22 के आसपास है एंड स्टॉप लॉस आपको लगाना है अराउंड 17 के आसपास। 17 के स्टॉप लॉस के साथ ऑप्शन के जरिए यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं या फिर सीधा फ्यूचर्स खरीदें 870 895 के टारगेट्स के लिए। चार्ट कॉर्नर का बिगुल राकेश जी, कुणाल जी के लिए। बताएं सर। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून दीपांशु, देखिए बिगुल चार्ट कॉर्नर का है बट टेक्निकल पैटर्न सुपर स्पेशल कॉल को भी मीट करता है और हमारा चार्ट कॉर्नर पिक है ITC को मिस नहीं करना चाहिए। एक नेकलाइन टूटी हुई है, नेकलाइन के टूटने के बाद स्टॉक कंसोलिडेट हो रहा है और आज एक डबल पॉजिटिव क्रॉसओवर इसके अंदर देखने को मिला है। और रिपीटेडली लास्ट वीक से हम बोल रहे हैं कि स्टॉक अप्रैल सीरीज के अंदर ही 300 रुपए के लेवल्स टापने का, छूने का दमकम रखता है। तो 300 रुपए की तरफ ITC जा रहा है। ITC को मिस नहीं करना चाहिए। एक ओवरवेट खरीदारी की राय है। ओवर टू कुणाल जी। देखिए दीपांशु, लगातार मैं और राकेश जी ITC पर खरीदारी की राय दे रहे हैं। स्टॉक ने एक बड़ा ब्रेकआउट दिखाया है और अब जिस तरह की ताकत ये दिखा रहा है कमजोर बाजार में, ITC अगुवाई करेगा रिबाउंड की। तो इन स्तरों पर बाय करके चलने की हमारी राय है। स्टॉप लॉस रखें, अगर आप ट्रेडिंग की पोजीशन ले रहे हैं तो 267 पर 267 का स्टॉप लॉस रखें। पहला टारगेट होगा 278 का, इवेंचुअल टारगेट 285 रुपए का, जिसके लिए ITC में खरीदारी कराएं।
ओके तो 285 के फाइनल टारगेट के लिए खरीदारी करके चल रही हैं आपको आईटीसी में। ज़बरदस्त एक्शन है। मुदित जी का भी टारगेट इस पर अग्रेसिव था 290 का। किरण जी ने तो काफ़ी समय पहले 215 220 पर इसे आइडेंटिफाई करा था, वहाँ से तो वन वे मूव आई है आईटीसी की, और अभी भी ज़बरदस्त एक्शन इस काउंटर में आपको आते हुए दिख रहा है। और भी कुछ स्टॉक्स हैं जहाँ पर रखनी है आपको नज़र। एसबीआई लाइफ, मुझे याद है आज सुबह हिमांशु जी ने यहाँ पर खरीदारी की राय दी थी 1185 1210 के टारगेट्स के लिए। बढ़िया मोमेंटम है एसबीआई लाइफ भी दिख रहा है ICICI प्रू के नतीजों के बाद। HDFC लाइफ भी अच्छे एक्शन में दिख रहा है। जरा सुमित जी नज़र डालें एसबीआई लाइफ के चार्ट पर, कोई राय अब यहाँ से कैसा मूवमेंट एक्सपेक्ट करना है? दीपांशु, स्टॉक के अंदर देखिए मोमेंटम तो बन रहा है। स्टॉक का 200 DMA लेवल्स भी आज ब्रेक किया है। 1170 के ऊपर आज क्लोजिंग देखने को मिल जाती है, तो फिर 1200 प्लस के लेवल एसबीआई लाइफ में जल्दी आने वाले दिनों में देखने को मिल सकते हैं। तो जिन्होंने पोजीशंस बनाई है एसबीआई लाइफ में वो लोग होल्ड करें। कोई भी डिप आता है तो खरीदारी करें। 1145 1150 नीचे में सपोर्ट बनेगा और ऊपर में 1200 रुपए तक के लेवल जल्दी एसबीआई लाइफ में देखने को मिल सकते हैं। तो यह है आपके लिए एसबीआई लाइफ, बड़े मूव इस पर आते हुए दिख सकते हैं। टीवीएस मोटर्स, वागिल साहब इसका चार्ट देखें, इस पर थोड़ा एक्शन बनते हुए दिख रहा है। 660 के ऊपर ही इसको बाय करना चाहिए, क्योंकि मल्टीपल टॉप्स है जो 658 660 के रेंज में है, 655 658 के रेंज में। अगर ये 660 आज क्लियर करता है तो फिर एक 10-15 रुपए की मूव आज के दिन में ही आ सकती है। मोमेंटम तभी बिल्डअप होगा। तो मैं कहूँगा 660 बाहर निकलने के बाद एक बार सोचेंगे हमारे रडार पर। यह है आपके लिए राय जहां तक टीवीएस मोटर्स का सवाल है। सुमित जी आपको एक कॉम्प्लीमेंट देना है सर। सनफ्लैग आयन सुबह की सुपर हिट कॉल रही है। ये 92 के लेवल्स के आसपास आपने रेकमेंड किया था, 98 और 105 के टारगेट्स की बात करी थी। 100 का इसने हाई बनाया है, तो पहला टारगेट तो सुपर डुपर हिट रहा, ऑलरेडी 17% ऊपर है, तो आई डोंट थिंक आज का स्कोप है दूसरे टारगेट के लिए। बट सनफ्लैग आयन आज जिसको अच्छी गेंस मिल गई बुक कर लें या फिर और यहां से ऊपर का स्कोप देख रहे हैं? बिल्कुल दीपांशु, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, आपको याद रहा इसके लिए। और ये बिल्कुल ये स्टॉक में बहुत बढ़िया मूव देखने को मिला है। यानी मार्केट के अंदर 350-400 पॉइंट का फॉल है और सनफ्लैग के अंदर 15 से 18% का ऊपर का मूव देखने को मिल रहा है। फर्स्ट टारगेट बिल्कुल अचीव है, तो इंट्राडे के अंदर अगर 7 से 8% जो लोग खुश है वो लोग बिल्कुल बुक कर सकते हैं। और अगर कोई ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के पोजीशंस होल्ड करना चाहे तो भी कर सकता है। जैसे ये 100 का साइकोलॉजिकल लेवल क्रॉस करेगा और सस्टेन करेगा तो इसी हफ्ते में और 8 से 10% का मूव यहां से ऊपर की तरफ देखने को मिल सकता है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के जो लोग होल्ड करना चाहे वो होल्ड भी कर सकते हैं, और कोई अगर बुक करना चाहे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा स्टॉक में जल्दी ढूंढ के ला रहा हूं। दूसरा स्टॉक आ रहा है, चिंता मत करिए। बट ये है आपके लिए राय जहां तक सवाल है सनफ्लैग आयन का। सुबह जबरदस्त एक्शन इस काउंटर ने आपको दिखाया है। एक और स्टॉक कैश मार्केट से जो बढ़िया मूव दिखा रहा है वो है जेके पेपर। राकेश जी, कुणाल जी ने इसे रेकमेंड भी किया है रिसेंटली। राकेश जी जरा देखें, जेके पेपर 8% ऊपर है आज। आई थिंक यूरोप ने रशिया से कुछ मटेरियल्स पर सैंक्शंस लगाई हैं जिसकी वजह से पेपर स्टॉक्स वापस एक्शन में आए और जेके पेपर लीड कर रहा है। क्या रहा है इसके चार्ट पर? देखिए दिवांशु, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्टॉक है पेपर स्पेस के अंदर, नए हाइस पे चल रहा है, तो जिनके पास है बने रहने की राय है। करेक्शन पे खरीदना है और अभी लगता नहीं है कि नियर करेक्शन आएगी। कभी कोई डीप करेक्शन आ जाए तो निवेश के नजरिए से खरीदे। एल्स जिन लोगों ने ले रखा है उनको होल्ड की राय है जेके पेपर में। ओके, अगर ले रखा है तो होल्ड की राय है। जहां तक जेके पेपर का सवाल है इस पर भी अच्छा एक्शन आ रहा है। भारत डायनामिक्स, डिफेंस स्टॉक्स में देखिए दमदार तेजी बनी हुई है। 14% का उछाल भारत डायनामिक्स में आते हुए दिख रहा है। सचिन जी जरा देखें इसके चार्ट को, 840 पर आ गया भारत डायनामिक्स इस समय। जी दीपांशु, यहाँ पर एक फ्रेश ब्रेकआउट हुआ है फ्लैग फॉर्मेशन से, जिसका टारगेट लगभग अराउंड 920 925 के आसपास प्लेस्ड है। तो आई थिंक अभी भी इस पर्टिकुलर स्टॉक में काफ़ी अच्छा पोटेंशियल है। जस्ट एक ओवरबॉट स्टेट में है, इसलिए अग्रेसिव पोजीशन बनाने की सलाह नहीं होगी। बट एग्जिस्टिंग पोजीशंस 805 के स्टॉप लॉस के साथ मेंटेन किए जा सकते हैं। एंड 930 925 जैसे ही आ जाता है वहाँ पर रिव्यू करना। तो यह है आपके लिए भारत डायनामिक्स। बड़ी मूव इस पर आती हुई दिख रही है। 900 के लेवल्स पर भी आप इसे जाते हुए देख सकते हैं। तो कैश मार्केट्स में रखिए नजर, क्योंकि एक्शन यहीं पर बन रहा है। इंडेक्स पर आप देखेंगे तो सुस्ती आती हुई दिखेगी। 325 अंक नीचे निफ्टी दिखेगा, बैंक निफ्टी 900 अंक नीचे दिखेगा। डेज लो पर वापस बाजार आते हुए दिखेंगे, वहां से थोड़ा रिबाउंड करेंगे, वापस उन्हीं लेवल्स पर आएंगे। बट अगर आप कैश मार्केट्स पर नजर रखेंगे तो वहां पर अच्छा एक्शन और ऐसे ही कुछ और बढ़िया ट्रेड्स भी आ रहे हैं एक्सपर्ट्स की तरफ से। आइए बिल्कुल सुमित का सुपर हिट। बताएं सुमित जी।
दीपांशु, बाय का स्टॉक रडार पे आया है। इतना डाउन मार्केट के अंदर भी ये स्टॉक में मोमेंटम है और ये स्टॉक में 44 से 45 रुपए के आसपास से रिकमेंड करते हुए आ रहा हूं। अब ये स्टॉक का भाव हो गया 77.50, 78 रुपीज। मार्केट की इस वॉलेटिलिटी में एक स्टॉक जो पिक करना है वो है स्पिक। स्पिक के अंदर एक अच्छा मूव ऊपर की तरफ देखने को मिल रहा है। कल का परसों का हाई ब्रेक हो चुका है, स्टॉक के अंदर एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम बना है और मेरे को लग रहा है कि हफ्ते भर के अंदर यह स्टॉक यहां से 8 से 10% का ऊपर का मूव दिखा सकता है। 84 रुपीज से लेके 90 रुपीज तक के टारगेट जल्दी ये स्टॉक के अंदर स्पिक के अंदर शॉर्ट टर्म में देखने को मिलेंगे। स्पिक के अंदर खरीदारी करें। स्टॉक का जो नीचे में सपोर्ट है 72-73 रुपए के आसपास है, 72 या 73 ये नीचे में स्टॉप लॉस लगा के लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट करें। 84 का पहला टारगेट, 90 का दूसरा टारगेट। ओके, 84 और 90 के टारगेट्स के लिए स्पिक इस पर करनी है आपको खरीदारी। स्टॉक ये भी एक्शन में आते हुए दिख रहा है। इनफैक्ट स्पिक की बात करी सुमित जी, बाकी फर्टिलाइजर स्टॉक्स भी रेडार पर आ रहे थे सर। आरसीएफ में एक बड़ा उछाल आते हुए दिखा है, इस पर रखिए नजर। अच्छे एक्शन में आरसीएफ आते हुए आपको दिख रहा है। जीएनएफसी तो सुबह हम इसके बारे में बात कर ही रहे थे, ये भी मोमेंटम में दिख रहा था। तो फर्टिलाइजर स्टॉक्स एक बार फिर से मूवमेंट में आ रहे हैं। कोरोमंडल पर अभी सचिन जी ने राय दी थी, चंबल फर्टिलाइजर ऑलरेडी एक्शन में रहा ही है, तो फर्टिलाइजर शेयर्स में एक बार फिर से अच्छी रैली बनती हुई दिख रही है। कुणाल जी, आरसीएफ देखें सर। देखिए, बहुत शानदार चार्ट है आरसीएफ का दीपांशु। इस स्टॉक में एक बहुत लंबा कंसोलिडेशन हुआ, सालों तक चला और फिर उसका ब्रेकआउट अभी कुछ ही समय पहले आया। ब्रेकआउट आने के बाद स्टॉक ने पीछे मुड़ करके नहीं देखा, लगातार इसमें तेजी दिख रही है। तो मेरी राय में जिन्होंने खरीदा हुआ है बिल्कुल होल्ड करें। मैंने और राकेश जी ने 10 की कमाई में कई बार आरसीएफ पर खरीदारी की राय दी है, तो इन स्तरों पर बिल्कुल होल्ड करके चले और ऊपर के लेवल्स आते हुए दिखेंगे। नई खरीदारी के लिए करेक्शन का इंतजार करना चाहिए। बिल्कुल, तो यह है आपके लिए राय। जहां तक आरसीएफ का सवाल है, नई खरीदारी के लिए इंतजार करें, बट एक्शन में ये काउंटर आपको आते हुए दिख रहा है। कुछ और मूव्स जो इस समय बाजार में बन रही हैं, मजगांव डॉक, इस पर अच्छी खरीदारी हो रही है। गार्डन रीच शिप बिल्डर्स, ये फिर से तेजी में, आपको याद होगा पिछले हफ्ते भी इन स्टॉक्स को हम हाईलाइट कर रहे थे। बड़ी बड़ी मूव्स आ रही थी इन काउंटर्स में और आज फिर से ये तेजी में आते हुए दिख रहे हैं। किरण जी, मजगांव डॉक देखें सर। मजगांव डॉक में जिस तरीके का बहुत पहले से इसमें एक बहुत अच्छा मोमेंटम है, मैं मानता हूं कि और बढ़त देखने को मिल जानी चाहिए। जिस तरीके से एक अपमूव आया था 240 से 330 पे और उसके बाद करेक्शन और उसके बाद वापस एक बार अपमूव, मेरा मानना है कि ये स्टॉक अच्छा खासा परफॉर्म करता नजर आ जाना चाहिए। 310 का आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए और पोजिशनली मुझे लगता है कि 360 के टारगेट देखने को मिल जाने चाहिए। दीप, मेरे लिए कैश स्टॉक का एक बिगुल चाहिए मुझे। आइए, बिगुल किरण का कमाल। बताएं किरण जी। देखिए, जुआरी, आप फर्टिलाइजर के बारे में बात कर रहे थे। जुआरी 194 के आसपास ट्रेड कर रहा है। आपको डिलीवरी बेस्ड बाइंग करनी चाहिए पोजिशनली। आपका स्टॉप लॉस बहुत ही नजदीक है 184 का, यानी 10 रुपए का रिस्क है दीप। और जो टारगेट्स बन के आ रहे हैं पोजिशनली बहुत ही स्ट्रांग है। मैं मानता हूं ये स्टॉक 250 के पहले रुकने का नाम नहीं लेना चाहिए। तो पहला टारगेट मेरा 250 के आसपास रहेगा और जैसे मैंने कहा 186 का मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। ओके, तो 186 के स्टॉप लॉस के साथ जुआरी एग्रो पर करें खरीदारी, ये है किरण जी की राय। 250 बड़े टारगेट्स किरण जी यहाँ से आपको दे रहे हैं, इस काउंटर पर आते हुए दिख सकते हैं। लगभग 25% का अपमूव यहाँ से आते हुए दिखेगा। तो जुआरी एग्रो, इस पर बड़ा कन्विक्शन किरण जी का बन रहा है। पर एक स्पेस जहाँ पर बाजार का कन्विक्शन नहीं बना है और वो है आईटी। अक्रॉस द बोर्ड आज आईटी में आप भारी गिरावट आते हुए देख रहे हैं। इन्फोसिस के नतीजों के बाद मूड बिगड़ते हुए दिखाया, अगर लार्ज कैप आईटी हो या मिड कैप आईटी, सारे स्टॉक्स पर आज दबाव बना है। आइए एक बार कुशल से जानते हैं, जो दो दिग्गज कंपनीज ने अपने नतीजे डिक्लेयर कर दिए हैं, टीसीएस और इन्फोसिस। यहां पर अगर आप कंपैरिजन करें तो क्या निकल कर आ रहा है, क्या बड़े टेकअवेज होने चाहिए, ऑफ कोर्स आज की गिरावट को भी थोड़ा समझते हैं। कुशल बताइए, टीसीएस और इन्फोसिस किसने कैसा प्रदर्शन किया है? देखिए, यहाँ पर सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ टीसीएस और इन्फोसिस में ये निकल कर आ रही है कि इन्फोसिस के जिस तरह से नंबर्स आते हुए दिख रहे हैं वो क्लियरली टीसीएस को अंडर परफॉर्म करता हुआ दिखा है। बट कुछ एक पैरामीटर्स पर अगर हम देखें तो यहाँ पर बेटर साइड पर आपको गाइडेंस नज़र आती हुई दिखेगी। खासकर अगर आप सबसे पहले टीसीएस का पॉइंट रेज करते हैं तो आप देखिए यहाँ पर डॉलर आई ग्रोथ लगभग 2.6% बढ़कर आती हुई दिखी थी, जो कि अनुमान के मुताबिक आई है। हालांकि अगर आप देखें तो 0.7% की जो बढ़त है इन्फोसिस में वो काफ़ी कम रही है, जितनी एक्सपेक्टेशन
से करीब 2-2.25% की एक्सपेक्टेशंस थी, और FY23 का जो कांस्टेंट करेंसी गाइडेंस है वो भी उन्होंने बढ़ाकर 13 से 15% कर दिया है। यानी कि इसके पहले जो एक्सपेक्टेशंस थी करीब 12 से 14% की जो एनालिस्ट मानकर चल रहे थे, तो जो आई ग्रोथ गाइडेंस है वो 13 से 15% दी है, तो उससे एक थोड़ी सी पॉजिटिविटी बनती हुई नजर आ सकती है आगे चलकर। वहीं दूसरा पॉइंट की तरफ आप नजर डालें तो तिमाही आधार पर मार्जिन्स, इसमें TCS क्लियर कट विनर निकल कर आ रहा है, 0.6% ही गिरती हुई दिखी है। तो बहुत ज्यादा मार्जिन्स पर दबाव TCS के केस में नहीं हमें आता हुआ नजर आया, जबकि आप देखिए करीब 2% की गिरावट जो है इन्फोसिस में आई है, और 21.5% की लगभग कंपनी ने मार्जिन दर्ज किए, और गाइडेंस भी एनालिस्ट का एस्टिमेट था 22 से 24% का, उसके मुकाबले 21 से 23% की गाइडेंस कंपनी ने दी है मार्जिन के लिहाज से। जहां तक एट्रिशन दर की बात है, लगातार सभी IT कंपनियां आप देखिए पिछले 2 या 3 क्वार्टर से इस चीज से जूझ रही हैं, और अभी भी इसमें स्लो डाउन के संकेत नहीं नजर आ रहे हैं, जिसमें आप देखिए ऑलमोस्ट दोनों ही कंपनियां लगभग 2% की बढ़त जो है इनके एट्रिशन दर पर होती हुई दिखी है। पर लार्जली आप देखिए ऑलमोस्ट 10% का गैप जो है एट्रिशन वाइज इन्फोसिस में ज्यादा हमें देखने को मिल रहा है। और अंत में अगर आप पॉइंट देखें तो यहाँ पर ब्रोकरेज हाउसेस की जो रिपोर्ट्स आती हुई दिख रही है, वहां पर आप फोकस रखिए। गोल्डमैन सैक्स यहाँ पर खरीदारी की राय देता हुआ नजर आ रहा है, और लगभग मौजूदा भाव से 23% की अपसाइड, और आज के फॉल को अगर आप इनकाउंटर करेंगे तो 4 से 5%, और उसमें जो आप जोड़ लीजिए दोनों ही काउंटर्स के लिए। और इन्फोसिस के लिहाज से आप देखिए जेफरीज जो है अभी भी इस पर बुलिश है, खरीदारी की राय देते हुए दिख रहे हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इनका ये मानना है कि अभी जिस तरह से TCS के कंपैरिजन में डिस्काउंट पर ट्रेड कर रहा है, वो कहीं ना कहीं इसके बाद वो गैप मीट होता हुआ नजर आएगा। तो देखना होगा कि किस तरह की चाल जो है आगे चलकर इन्फोसिस की बनती हुई नजर आती है। चलिए, तो एटलीस्ट वैल्यूएशन गैप तो यहाँ पर थोड़ा कम होगा, बट डेफिनेटली अच्छा नहीं लग रहे हैं बाजार को नतीजे, और इसलिए आप रिएक्शन सिर्फ इन्फोसिस पर ही नहीं देख रहे हैं, अक्रॉस IT स्पेस आपको ये रिएक्शन आते हुए दिखाए। किरण जी, जरा एक बार इन्फोसिस के चार्ट्स पर राय दें सर, और गिरावट देखते हैं। 1620 के लेवल पर तो आ ही चुका है, आज 1600 के नीचे का भी लो इसने बनाया है, 8 महीने का निचला स्तर छुआ था सर। क्या लगता है इन्फोसिस के लिए? देखिए, इन्फोसिस में बहुत ही इंपॉर्टेंट नेकलाइन है, वो टूट गई है, तो पोजिशनली मुझे लगता है कि थोड़ा सा वीकनेस रहेगा, पर इमीडिएट जाएगा ये कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमने वर्टिकल फॉल 1900 से 1600 तक देखी है। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा पुल बैक देखने को मिलेगा, थोड़ा सा साइडवेज चलेगा, पर वीकनेस बिल्कुल IT स्टॉक्स में देखने को मिलेगी। तो जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए IT स्टॉक्स बाय करने में, और अभी के लिए मैं तो अवॉइड लिस्ट में रहूंगा। पुल बैक पे बेचने की सलाह दूंगा। जो नेकलाइन की अभी वैल्यू है लगभग 1675 के आसपास है, तो 1650 के आसपास अगर मिलता है तो तब 25-30 रुपए के रिस्क लेके शॉर्ट पोजीशंस क्रिएट कर सकते हैं। मैं कैश टेबल्स की बात कर रहा था। तो शॉर्ट पोजीशन रैली पर फिर से करेंगे, यानी कि और गिरावट की संभावना इस पर डेफिनेटली बनती हुई दिख रही है जहां तक इन्फोसिस का सवाल है। आइए सचिन जी के पास चलते हैं, उनकी कॉल है तैयार। बिगुल BTST। बताएं सर। दीपांशु, यहाँ पर अपने HDFC लाइफ के बारे में बात की है, एंड जिस तरीके से पिछले 7 दिनों का कंसोलिडेशन यहाँ पर मैच्योर हुआ है, मुझे लग रहा है एक फ्रेश बुलिश पेनेंट फॉर्मेशन से स्टॉक निकल रहा है, एंड मोमेंटम की तैयारी हो रही है। तो यहाँ पर खरीदारी करनी है HDFC लाइफ के फ्यूचर्स में। स्टॉप लॉस आपको लगाना है अराउंड 569.50 के आसपास। पहला टारगेट होगा अराउंड 590 का, एंड पोजिशनल टारगेट होगा अराउंड 610 का। खरीदारी करनी है HDFC लाइफ के फ्यूचर्स में। ओके, 509 610 के टारगेट के लिए खरीदारी करके चलें। HDFC लाइफ, इस पर रखनी है आपको नजर। बिगुल सुमित का सुपर हिट। बताएं सुमित जी। फर्टिलाइजर स्टॉक्स की बात चल रही है कंटिन्यूसली, और फर्टिलाइजर स्टॉक्स में एक एक करके मोमेंटम बन रहा है। जो स्टॉक मेरे रडार पे आया है वो अभी जस्ट 50 का लेवल क्रॉस किया है, 51 रुपए 10 पैसे पे अभी ये ट्रेड कर रहा है। स्टॉक का नाम है मद्रास फर्टिलाइजर। मद्रास फर्टिलाइजर के अंदर मोमेंटम बना है, कल का हाई स्टॉक अभी ब्रेक कर रहा है, और पिछले 2-3 महीनों के अंदर स्टॉक ने लोअर लेवल से तेजी दिखाई है। मेरे को लग रहा है कि ये स्टॉक भी यहां से 10 से 15% का ऊपर का मूव दिखाने को तैयार है। छोटा सा स्टॉप लॉस लगाए नीचे में 48 रुपीज 50 पैसे का, 48 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के मद्रास फर्टिलाइजर में यहाँ पे CMP पे खरीदारी करें। ऊपर में जो टारगेट देखने को मिल सकते हैं, 55 रुपए का पहला टारगेट, 58 रुपए का दूसरा टारगेट। मद्रास फर्टिलाइजर में खरीदारी करें, 55 से 58 के टारगेट्स के लिए 48 का नीचे में स्टॉप लॉस लगाएं।
ओके 55 से 58 के टारगेट के लिए खरीदारी करके चलें। ये है आपके लिए मद्रास फर्टिलाइजर पर राय। सारे के सारे फर्टिलाइजर स्टॉक्स आपको बढ़िया एक्शन में दिख रहे हैं। हमने आपके लिए एक्सक्लूसिव कहानी भी कही थी कि जल्द ही सरकार फर्टिलाइजर सेक्टर के लिए सब्सिडी का जो आवंटन है वो बढ़ा सकती है। वहाँ पर हमारी नज़र है। जुआरी एग्रो जिसके बारे में किरण जी बात कर रहे थे, नागार्जुन फर्टिलाइजर, RCF, स्पिक, दीपक फर्टिलाइजर, मद्रास फर्टिलाइजर, GNFC, चंबल, नेशनल, कोरोमंडल, फैक्ट, ये सारे स्टॉक्स आपको बढ़िया एक्शन में आते हुए इस समय दिख रहे हैं। इनफैक्ट इस पर एक राय जरा चोपड़ा साहब से भी ली जाए। चोपड़ा साहब भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं शो में। सर गुड आफ्टरनून। एग्री थीम एक्शन में है, शुगर स्टॉक्स भी तेजी दिखा रहे हैं, बट फर्टिलाइजर स्टॉक्स में बड़ी तेजी आ रही है और हमारी स्टोरी भी थी कि जल्दी फर्टिलाइजर सब्सिडी बढ़ाई भी जा सकती है। कैसे देखना है सर इस स्पेस को? मॉनसून भी इस साल एक बार फिर से नॉर्मल होगा। नमस्कार दीप, मुझे लगता है कि बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। कुछ जो नामी कंपनीज हैं, टॉप रैंक कंपनीज हैं, उसमें निवेश करना चाहिए। अगर आप मुझसे पूछें तो मुझे चंबल बहुत अच्छा लगता है, कोरोमंडल बहुत अच्छा लगता है। इसके अलावा मुझे लगता है NFL जो भारतीय सरकार की कंपनी है, नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, वहाँ पर भी मुझे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दिखती है। और इन सभी स्टॉक्स में दो कारणों से तेज़ी होगी। एक नॉर्मल मानसून है, दूसरा जो लड़ाई हुई है उसमें यूक्रेन भी एक बहुत बड़ा प्रोड्यूसर था जो फर्टिलाइजर रिलेटेड प्रोडक्ट्स का, तो उससे भी फर्क पड़ रहा है। और जो भारतीय कंपनीज हैं उनको उसका बेनिफिट पहुंचेगा और रेट्स भी बढ़ेंगे, और अगर सब्सिडी आ जाती है तो वो आइसिंग ओवर द केक होगा। तो मुझे लगता है जो नामी की नामी टॉप रैंक कंपनीज है उसमें निश्चित रूप से निवेश करना चाहिए। और जैसे मैंने कहा, कोरोमंडल, NFL, चंबल, ये बहुत अच्छे लगते हैं। तो कोरोमंडल, नेशनल फर्टिलाइजर, चंबल फर्टिलाइजर, ये तीनों स्टॉक्स पर रखिए नजर। अच्छा एक्शन इस पर आते हुए दिख रहा है। टाटा केमिकल्स में बात करते करते एक स्पाइक आया, चोपड़ा साहब जब बात कर रहे थे। जरा देखें कुणाल जी, टाटा केमिकल्स ये भी क्या ट्रेड के लिए तैयार हो रहे हैं जैसे इस पूरी थीम में एक्शन बन रहा है सर? बिल्कुल दीपांशु, टाटा केमिकल का चार्ट बहुत शानदार है और आज सवेरे भी मैं और राकेश जी इसकी चर्चा कर रहे थे। नीचे के लेवल से बड़ी अच्छी रिकवरी आते हुए दिख रही है और एक कंजेशन है मामूली सा 1020 के आसपास, जो कि इसका रिसेंट स्विंग हाई है। 1020 का लेवल जैसे ही टाटा केमिकल दोबारा निकालता है, एक ब्रेकआउट आता है, तो मुझे लगता है सीधा से आपको 1100 के लेवल्स वापस आते हुए दिखेंगे। तो स्ट्रक्चर ठीक ठाक है, बस ब्रेकआउट का इंतजार है, तो इस पर बिल्कुल निगाह रखनी चाहिए और 1020 का ब्रेकआउट हो तो बाय करना चाहिए। ओके, तो 1020 के ब्रेकआउट पर आप खरीदारी भी करें। टाटा केमिकल्स अभी दिख रहा है मूव के लिए तैयार हो रहा है, देखते हैं यहाँ पर एक्शन आएगा या नहीं। टोरेंट पावर, इस पर रखिए नजर। आज वैसे पावर के लिए उतना अच्छा दिन नहीं है क्योंकि बाकी पावर स्टॉक्स में एक्शन नहीं है। टाटा पावर खबर के बाद आज फिसला भी है, बट टोरेंट पावर, सच जी इसका चार्ट देखें, सरप्राइज मूव दिखा रहा है 2.5% डेज हाई पर। जी दीपांशु, यहाँ पर ट्रेंड काफ़ी स्ट्रांग रही है। एक अच्छे सेक्युलर अप मूव में स्टॉक लॉक्ड इन जरूर रहा है। इमीडिएट बेसिस पे एक छोटा सा हर्डल ज़रूर है अराउंड 570-575 के जोन में। अगर ये पार हो जाता है तो मुझे लग रहा है फ्रेश मोमेंटम इस पर्टिकुलर काउंटर में बनेगा। पिछले 4 दिनों का कंसोलिडेशन अगर हम देखें तो मुझे लग रहा है अगर ये ब्रेकआउट हो जाता है तो लगभग अराउंड 595 से लेकर 600 के आसपास के स्विंग्स इमीडिएटली बन सकते हैं। तो यहाँ पर एग्जिस्टिंग अगर किसी की लॉन्ग पोजीशन है तो उसे मेंटेन करने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस आपको यहाँ से लगाना चाहिए अराउंड 545 पे। ओके, तो 545 के स्टॉप लॉस के साथ टोरेंट पावर पर करके चलें खरीदारी। ये स्टॉक भी आपको अच्छे एक्शन में आते हुए दिख रहा है। कुछ चल रहा है इन काउंटर्स में जहां पर मूव बनी हुई है, बट पावर की बात निकली है तो चोपड़ा साहब टाटा पावर की तो बात करनी पड़ेगी सर। बाय ऑन रूमर सेल ऑन न्यूज, कैसे देखेंगे इस डील को? और जो वैल्यूएशन है 34,000 करोड़ की निकाली गई है, फेयर है मार्केट के लिहाज से या फिर थोड़ी और वैल्यू मिल सकती थी रेन्यूएबल कारोबार को? देखिए, ये एक ना हमेशा चर्चा का विषय होता है कि एग्जैक्ट वैल्यू क्या है। ये तो देखिए जो खरीद रहा है उस पर डिपेंड करता है, जो बेच रहा है उस पर डिपेंड करता है। मगर हाँ, मार्केट की एक्सपेक्टेशंस हमेशा होती हैं कि कुछ ज़्यादा वैल्यू मिल जाती है। जो शेयर होल्डर्स हैं वो हमेशा एक्सपेक्ट करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यूएशन मिले। मगर फिर भी मैं कहूँगा कि इस सब चीज़ों के बावजूद भी यदि टाटा पावर 230 के लगभग भी मिलता है, 220-230 के लगभग, तो एक बहुत अच्छा बाय है वहाँ पर भी। इसके अलावा पावर क्षेत्र में मेरी एक और रिकमेंडेशन है, आप कहें तो मैं बोलूँ। अभी मैं स्टडी कर रहा था CESC के चार्ट्स,
जो कैलकाटा इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी है, जो आरपीजी ग्रुप का एक कंपनी है। मुझे लगता है सीईएससी में भी जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन में है उसमें एक अच्छी तेज़ी देखने को मिलनी चाहिए। करीब करीब 83 रुपये का है और इसका लक्ष्य मैं देना चाहता हूँ, मुझे लगता है कि 100 और 110 के बीच में ये बहुत जल्दी पहुँच सकता है। तो सीईएससी में भी खरीदारी की जा सकती है। टाटा पावर के बाद अब सीईएससी पर रखिए नज़र, और बहुत बड़ी मूव के लिए चोपड़ा साहब सीईएससी पर आते हुए दिख रहे हैं। अच्छे गेंस के लिए ये काउंटर आ सकता है। चोपड़ा साहब, एनटीपीसी पर कोई राय? क्योंकि रिन्यूएबल्स की बात करें तो सबसे बड़ा टाटा पावर के पास है और ऑलमोस्ट कंपैरिजन में देखें तो एनटीपीसी अगला नाम सामने आता है। तो क्या अब एनटीपीसी के लिए भी फील्ड खुल रहा है जो इनके रिन्यूएबल्स बिजनेस को वैल्यूएशन मिलेगी? बिल्कुल, देखिए अग्रणी कंपनी है भारतवर्ष की और हमने देखा कि करीब करीब लगभग 130 रुपए से अभी 162-63 पे जो ट्रेड कर रहा है, एक नॉन स्टॉप रनअप देखने को मिला है स्टॉक में। मगर इस समय मैं बाइंग रिकमेंडेशन नहीं दूंगा। अगर ये थोड़ी सी गिरावट में मिलता है 140 के आसपास तो उसमें फ्रेश एंट्री बन जाती है। मगर जो ऑलरेडी बने हुए हैं, मुझे लगता है 170 के आसपास यदि ये आता है तो आप वहाँ पर प्रॉफिट्स बुक कर सकते हैं। तो एनटीपीसी अच्छा स्टॉक है, नो डाउट। जब इंडस्ट्री में इस तरीके से एक्शन होता है, वैल्यूएशंस मिलती हैं, तो सब कंपनीज को फायदा पहुंचता है, पूरी इंडस्ट्री को फायदा पहुंचता है। तो एनटीपीसी भी बहुत अच्छी, इट्स वेरी वेल प्लेस्ड और ऐसा नहीं है बहुत ज़्यादा वैल्यूएशन वाइज बहुत ज़्यादा स्ट्रेच्ड है। मगर हाँ, अभी फिलहाल चार्ट्स पे और वैसे भी ओवरबॉट लग रहा है। अगर 140 के आसपास मिलता है एनटीपीसी तो बिल्कुल खरीदारी करनी चाहिए फ्रेश लेवल पे भी। बिल्कुल, तो एनटीपीसी पर आपको रखनी चाहिए नजर, बड़ी खरीदारी इस पर आती हुई दिख सकती है। बाय द वे, चोपड़ा साहब के बात करते करते सीईएससी के चार्ट में एक बड़ा उछाल है। जरा एक बार सीईएससी को फिर से पुल अप करिए। जैसे ही चोपड़ा साहब अपनी रिकमेंडेशन इस पर दे रहे थे और बड़े टारगेट्स की बात कर रहे थे, सीईएससी का चार्ट दिखाइए। इस पर एक बढ़िया स्पाइक आपको अभी अभी आते हुए दिखाई, एक वर्टिकल मूव आई है। सुमित जी, पहले एक बार जरा सीईएससी का चार्ट देखें और फिर ऑफ कोर्स सनफ्लैग आयरन पर भी बात करें क्योंकि वहां पर भी सर्किट लग गया। पर पहले सीईएससी पर राय दे सुमित जी। दीपांशु, सीएससी में मोमेंटम बन रहा है। स्टॉक एक तेजी दिखाने के बाद 3 से 4 दिन के लिए कूल ऑफ हुआ और अब वापस से यूटर्न ले रहा है। 200 डीएमए को टेस्ट करके जस्ट इसने बाउंस बैक देने का शुरुआत की है। तो 88 का इमीडिएट हर्डल है। 88 का लेवल टूटता है तो जल्दी ही 95 रुपए तक के लेवल सीएससी में देखने को मिल सकते हैं। पोजीशंस होल्ड कर सकते हैं। कुल पोजीशंस होल्ड कर सकते हैं और सनफ्लैग में तो अब होल्ड ही करना पड़ेगा। सुमित जी, सर्किट लग गया? बिल्कुल बिल्कुल होल्ड करना चाहिए। सर्किट 10 पैसा बचा है, सर्किट के पास ट्रेड कर रहा है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाए, पोजीशंस कैरी करे। आज सर्किट पे अगर बंद देता है तो कल परसों में इसके अंदर और मोमेंटम मिलेगा और 5 से 10% का ऊपर का मूव आप मान के चले, जल्दी देखने को मिल जाएगा यहां से भी। चलिए, तो आज के लिए तो काम हो गया, बट और टारगेट्स के लिए तैयार हो रहा है। सुबह 98 का पहला टारगेट सुमित जी का हिट हुआ। 105 के दूसरे टारगेट के लिए भी सुमित जी आपको होल्ड की राय दे रहे हैं जहां तक सनफ्लैग आयन का सवाल है। सेठी साहब भी जुड़ने के लिए तैयार हैं। 2:30 बज गए। उससे पहले एक क्विक बिगुल वागले साहब के लिए, वागले का वंडर। बताएं सर। दीपांशु, टीवीएस मोटर ने वो ब्रेकआउट दे दिया है जिसका हम जिक्र कर रहे थे। 663 664 के करंट भाव पे ट्रेड हो रहा है। मेरे हिसाब से एक 15 से 20 रुपए की मूव आज के दिन में ही मिलनी चाहिए। 680 685 तक की अपसाइड में देख रहा हूँ। आज में भी, आज नहीं आया तो कल सुबह आपका स्टॉप लॉस 660 के नीचे का होना। ओके, तो ये है आपके लिए टीवीएस मोटर्स पर खरीदारी की राय। थोड़ी देर पहले यहाँ पर ब्रेकआउट भी आते हुए दिखा था। वागले साहब के रेडार पर है। 680 तक के टारगेट के लिए ये स्टॉक जाने की तैयारी में दिख रहा है। 2:30 बज गए हैं। स्वागत करते हैं सेठी साहब का, उनकी सदाबहार सेठी साहब का शॉर्ट टर्म पिक्स के लिए। आने वाली खुशी के लिए एक ख्याल ही काफी है। इबिक्स कैश हर खुशी के लिए काफी है। स्वागत है सेठी साहब। बाजार तो सुस्ती का एक्शन दिखा रहे हैं, बट कैश स्टॉक्स में बढ़िया एक्शन आ रहा है और कुछ आपके भी पसंदीदा स्टॉक्स अच्छे एक्शन में। बताएं सर, आज की क्या स्ट्रैटेजी है? गुड आफ्टरनून दीपांशु। बिल्कुल दीपांशु, आपने सही कहा। निफ्टी के लेवल्स पे जहां हम एक और भारी गिरावट देख रहे हैं, मेनली बिकॉज ऑफ इन्फोसिस और एचडीएफसी बैंक। बट कैश मार्केट में कई सारे स्टॉक्स है जहां बहुत ही शानदार तेजी का माहौल है। तो मुझे लगता है कैश मार्केट में स्टॉक स्पेसिफिक जाते हुए 2 स्टॉक में खरीदारी करनी चाहिए। सीधी साहब बताएं, कौन से रहेंगे आपके स्टॉक्स?
जो पहला स्टॉक है दीपांशु आज का स्टॉक का नाम है ग्रीन पैनल, जो कि अभी 573 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है 573। ये भारत की सबसे बड़ी वुड पैनल्स, प्लाईवुड, वीनियर्स, एमडीएफ और वुड फ्लोर्स बनाने वाली कंपनी है। एक जबरदस्त डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, 3000 डिस्ट्रीब्यूटर्स का। कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट उत्तराखंड में है, आंध्र प्रदेश में है, और बाकी सॉलिड फंडामेंटल्स वाली कंपनी है। दिसंबर तिमाही भी बहुत ही अच्छी थी, 63 करोड़ का पैट रिपोर्ट किया, जो पिछले साल दिसंबर तिमाही में 30 करोड़ का पैट था। अच्छे रिटर्न रेशियोज है, डेट इक्विटी रेशियो भी मैनेजेबल 0.51 है। और बाकी जिस तरह से रियल एस्टेट की डिमांड हम देख रहे हैं, जिसमें तो एक बहुत ही अच्छी तेजी है, रियल एस्टेट कंपनीज के भी जो नंबर्स आ रहे हैं, जो उनके प्रोजेक्शंस आ रहे हैं, फिर हाउसिंग पे सरकार का फोकस है, ब्याज दरों, जो होम लोन रेट्स है वो अभी भी 6.5-7% की दर पे ही है। मुझे लगता है ये स्टॉक बहुत ही अच्छा करना चाहिए। मेरा इसमें शॉर्ट टर्म का टारगेट है 595 रुपए का, स्टॉप लॉस रखना है 565 रुपए। सेठी साहब 585 पर आ गया है स्टॉक। हाँ, यही है कि आज के इस बाजार में भी कैश मार्केट के स्टॉक्स अच्छा कर रहे हैं। मुझे लगता है इस स्टॉक में वैसे मेरा लॉन्ग टर्म मीडियम टर्म के लिहाज से भी मैं इस पर बुलिश हूँ। तो जिनको मेरे लेवल्स पे अगर स्टॉक आया है या फिर इंतजार करके उन लेवल्स पे ले, और बाकी मुझे लगता है अगर थोड़ा समय देंगे तो 650 तक के लेवल्स भी इसमें आ सकते हैं। ओके, तो 650 के पोजिशनल टारगेट्स हैं, 595 के शॉर्ट टर्म टारगेट्स हैं, बट क्योंकि ऑलरेडी 585 पर स्टॉक आ चुका है तो थोड़ा डिप का इंतजार करें और फिर खरीदारी करें। ये है सेठी साहब की राय ग्रीन पैनल इंडस्ट्रीज पर। दूसरा स्टॉक सर? दूसरा स्टॉक दीपांशु, मेरा पसंदीदा सेक्टर टेक्सटाइल सेक्टर, जिससे मैं पिछले कुछ दिनों से बुलिश हूँ। मैंने रूपा एंड कंपनी रिकमेंड किया था कुछ दिन पहले, जबरदस्त परफॉर्मेंस रहा उसका, 440 पर रिकमेंड किया, आज 520 का प्राइस है। सुबह भी मैंने इंडोकाउंट इंडस्ट्रीज रिकमेंड किया हुआ है। मुझे लगता है टेक्सटाइल स्पेस बहुत अच्छा करना चाहिए, और यहाँ से अभी मैंने पिक किया गोकुलदास एक्सपोर्ट्स को, जो कि अभी 379 के लेवल पर ट्रेड करता है। भारत की एक लीडिंग अपैरल एक्सपोर्ट करने वाली कंपनी है, जिसकी एनुअल कैपेसिटी है 30 मिलियन पीसेस। इनका जो कंपनी का रेवेन्यू का 80% एक्सपोर्ट से आता है, और बहुत ही इंप्रेसिव क्लाइंट लिस्ट है, जिसमें नामी गिरामी इंटरनेशनल ब्रांड्स है, जैसे गैप है, H&M, मार्क्स एंड स्पेंसर, बनाना रिपब्लिक, वॉलमार्ट, इन सबको कैटर करती है। और कंपनी के जो रेवेन्यूज है उसका 65% यूएस से आता है। कंपनी की जबरदस्त ऑर्डर बुक है, 100% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन। इन्होंने हाल में कुछ कैपेसिटी एक्सपैंड भी करी है। QIP के जरिए 340 करोड़ रुपए जुटाए थे, जिसमें से 240 करोड़ का डेट को भी रीपेमेंट कर दिया है। आज अब ये कंपनी नेट कैश सरप्लस है। मुझे लगता है जिस तरह से हम टेक्सटाइल सेक्टर में एक तेजी देख रहे हैं चाइना +1 की वजह से, फिर आज जो सरकार ने कॉटन इंपोर्ट्स पे ड्यूटी वेव कर दी है, फिर PLI जो स्कीम है उसको भी डिटेल्स दी है, तो उसका फायदा पूरे टेक्सटाइल सेक्टर को देखने को मिलेगा। और फिर मेरा तो ये भी मानना है कि श्रीलंका में जो क्राइसिस चल रही है, जो वहाँ पे लोन पे अभी डिफॉल्ट किया है, फिर वहाँ पे जो पावर कट्स है, डीजल की शॉर्टेज है, एसेंशियल चीजों के भाव बढ़े हुए हैं, मुझे लगता है श्रीलंका चूंकि एक इंटरनेशनली अच्छा टेक्सटाइल एक्सपोर्ट का कारोबार है उनका, तो उसका भी एक बड़ा फायदा भारतीय टेक्सटाइल कंपनीज को होना चाहिए, खास करके जो कंपनियां भारत से एक्सपोर्ट करती है। तो गोकुलदास एक्सपोर्ट इज वन ऑफ द लीडिंग एक्सपोर्टर्स। मुझे लगता है इस स्टॉक को करंट लेवल्स पे खरीदे। मेरा इसमें शॉर्ट टर्म का टारगेट है 400 रुपए का, स्टॉप लॉस रखना है 370। तो ये है आपके लिए गोकुलदास एक्सपोर्ट्स, यहाँ पर करके चलें खरीदारी। और साथ ही ग्रीन पैनल जी से हैं दोनों स्टॉक्स, और बढ़िया गेंस आपको ये दोनों दिखा सकते हैं। 400 के टारगेट्स के लिए गोकुलदास एक्सपोर्ट्स पर रखें नजर। शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बेहतरीन पिक्स शेयर करने के लिए। बड़ा एक्शन इन दोनों काउंटर्स में आते हुए दिख रहा है। अब देखते हैं यहाँ से आप कौन सी मूव देखेंगे, और कई सारे और कैश के स्टॉक्स भी हैं जहाँ पर मूव आई है, थोड़ा निचले स्तरों से, थोड़ा ज़्यादा नहीं। निफ्टी भी रिकवर हुआ है, लगभग 20-30 पॉइंट्स की रिकवरी आपको आती हुई दिख रही है। 17,170 पर निफ्टी इस समय आ रहा है। बैंक निफ्टी हल्की सी रिकवरी दिखाकर 36,665 के लेवल्स पर आए हैं। मामूली सी रिकवरी है निचले स्तरों से। देखते हैं बाजार यहाँ से और कैसी मूव दिखाएगा। पर आइए कुछ और स्पेसेस हैं जहां पर हमें रखनी है नज़र, और क्योंकि टेक्सटाइल शेयर्स के बारे में सेठी साहब बात कर ही रहे थे, तो वहां पर भी हम रखेंगे नज़र और कुछ खबर लेंगे जो PLI स्कीम आई है। साथ ही ACC अंबुजा, यहाँ पर भी रखिए नज़र, क्योंकि इसको लेकर जो अपडेट्स आए हैं, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, एक बार जरा समझते हैं वरुण के साथ। वरुण, फाइनली क्या हो रहा है? होलसेल बेच रहा है या रख रहा है अपने पास, या क्या डिसाइड किया इन्होंने? बेचने की सोच रहा है, अभी वो ड्यू डिलीजेंस कर रहा है। आई मीन ढूंढ रहा है लोगों को, कैसे बेच सकूंगा, क्या करूंगा।
इनिशियल स्टेज पे है बातें, फाइनल नहीं हुआ है अभी तक, और डील हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है, इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि होलसिम के बेसिकली हुआ ये ना कि इनकी ग्लोबल स्ट्रैटेजी अब बन चुकी है कि ये अपने जो बाकी कारोबार है उनसे बाहर निकलना चाहते हैं और ग्रीन एंड सस्टेनेबल सोल्यूशन प्रोडक्ट्स का जो कारोबार है उस पर अब ये फोकस करना चाहते हैं। बेसिकली अगर आप होलसिम का देखेंगे तो करीब करीब फिलहाल 60% की आय जो है ग्लोबली वो सीमेंट कारोबार से आती है, उसको ये 2025 तक कम करके करीब 35% तक लेके जाना चाहते हैं। इसके लिए इन्होंने ऑलरेडी ब्राज़ील, नॉर्थ आयरलैंड, ईस्ट अफ्रीका, ऐसे काफ़ी सारे देश हैं जहाँ पे अपने एसेट सेल किए हैं और EU और US में बेसिकली ये एसेट खरीद रहे हैं। जो एसेट ये खरीद रहे हैं वो बेसिकली सस्टेनेबल सोल्यूशन और प्रोडक्ट्स का जो एसेट है उसको खरीद रहे हैं और अपने खासकर जो सीमेंट के एसेट्स है उनको लगातार बेचने में लगे हैं। देखिए सीमेंट का एसेट इस कंपनी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, खासकर ACC और अंबुजा, क्योंकि इस कंपनी की जो ग्लोबल सेल्स है उसमें करीब 13% के आसपास की आय जो है वो ACC अंबुजा से आती है और 12% का एबिटा इन कंपनियों से आता है। और एशिया में तो ये और भी बड़े हैं, करीब 60% के आसपास की आय जो है वो ACC और अंबुजा से आती है और 40% के आसपास का एबिटा जो है वो ACC और अंबुजा से आता है। अगर ये डील हुई तो ये डील काफ़ी बड़ी हो सकती है, करीब 75 से 80 हज़ार करोड़ के आसपास की डील जो है ये हो सकती है। तो इसमें सबसे बड़ी दिक्कत की बात तो ये है कि बायर कौन होगा, इतना पैसा देगा कौन। अगर इतना पैसा दे भी दिया तो इसके बाद भी काफ़ी सारे चैलेंजेस हैं, जैसे कि ACC और अंबुजा के अपने आप में बड़े प्लान्स है, विस्तार योजना है, हो सकता है कि वो थोड़ी डिले हो जाए। और अगर ये डिले होती है तो एक बात आपको समझना है कि कैपेसिटी एडिशन जो है वो रुक जाएगा और उसके चलते काफ़ी सारी और सीमेंट कंपनीज जो है उनके पास प्राइसिंग पावर पड़ेगा, ऐसी कुछ रिपोर्ट सजेस्ट कर रही है। तो ये एक आपको याद रखना है, ये स्टेक जो बेचेंगे उसके बाद कुछ रिपोर्ट से मान के चल रही है कि ओपन ऑफर जो है वो ACC और अंबुजा के लिए आ सकता है। तो काफ़ी कुछ चीज़ें हैं, हालांकि ट्रिगर तो फिलहाल यही है कि होलसिम सोच रहा है बेचने के लिए, लेकिन क्योंकि उन्होंने सोचना शुरू कर दिया तो लोगों ने रिपोर्ट निकालना शुरू कर दिया और उसका आप नतीजा देख रहे हैं। बिल्कुल, तो बेचेगा या नहीं ये बात इंटरेस्टिंग है, बट अगर ग्लोबल स्ट्रैटेजी की बात करें तो डेफिनेटली प्लान्स यहाँ पर आ रहे हैं। चोपड़ा साहब, चलिए मान लीजिए कि ग्लोबल स्ट्रैटेजी है सीमेंट कारोबार कम करना है, बट भारत का कारोबार क्यों बेचेंगे? ये तो ग्रोइंग मार्केट है, आगे जाकर और भी बड़ी ग्रोथ आ सकती है। ACC अंबुजा दिग्गज हैं स्पेस के, तो भारत से एग्जिट करने वाले हैं? हेलो जी चोपड़ा साहब बताएं सर, ACC अंबुजा पर अगर होलसेल एग्जिट करता है तो ओवरऑल अगर आप मेरा पर्सनल व्यू देखें तो ये अच्छी बात नहीं है कि बहुत बड़ी दिग्गज कंपनियां भारत छोड़ रही हैं। हमने ऑटो क्षेत्र में भी देखा, हार्ले डेविडसन गई, फोर्ड गई, जनरल मोटर्स गई। अब ये सीमेंट क्षेत्र में हम सुन रहे हैं कि इस तरीके से एग्जिट्स हो रहे हैं। ओवरऑल ये अच्छी सिचुएशन नहीं है। और जैसे आपने बोला दीप कि भारत एक ग्रोइंग मार्केट है और मुझे लगता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ यहाँ पे आने वाले 10 से 15 सालों तक रहनी चाहिए और अच्छा खासा सीमेंट का इस्तेमाल होगा। तो ये स्ट्रैटेजी मेरे भी समझ के बाहर है कि वो किस तरीके की कंसोलिडेशन करना चाहती है यूरोप में जो ऑलरेडी डेवलप्ड मार्केट्स हैं। तो ये तो खैर इस तरह की कोई क्लैरिफिकेशन कंपनी से नहीं आई। वो ये बोल रहे हैं कि हम लोग अपनी ग्लोबल मार्केट्स में, यूरोपियन मार्केट्स में ही फोकस करना चाहते हैं, मगर जहाँ ग्रोथ है मेरे हिसाब से वहाँ पर रहना चाहिए। मगर अगर वो एग्जिट कर रहे हैं तो मैं कहूँगा कि ACC और अंबुजा दोनों बहुत अच्छे एसेट्स हैं और जो भी कंपनी इसको टेक ओवर करेगी वो बेनिफिशियरी रहेगी लॉन्ग रन में। तो देखते हैं किस तरीके से ये पैन आउट होता है, मगर ओवरऑल मैं खुश नहीं हूँ इस बात से कि बहुत बड़े ग्लोबल प्लेयर्स भारत छोड़ के जा रहे हैं। तो इसकी तो खुशी नहीं है कि ग्लोबल प्लेयर्स भारत छोड़ के जा रहे हैं। देखते हैं कैसी मूव आएगी अगर आते हैं। ACC के बाय द वे कल आने वाले नतीजे, थोड़ी देर में आपके लिए नतीजों का अनुमान भी हम लेकर आएंगे, पर तब तक कॉल्स की लंबी कतार है तैयार। आइए कतार में सबसे आगे सुमित जी, कैश का ऑप्शन। बताएं सर। दीपांशु, कैश का ऑप्शन में मेरे को स्टॉक स्पेसिफिक ऑप्शन अभी समझ में आ रहा है और ऐसा लग रहा है कि मार्केट में अब यहाँ से थोड़ा सा बाउंस बैक देखने को मिलेगा, तो कुछ स्टॉक स्पेसिफिक मूव बढ़िया ऊपर की तरफ देखने को मिल सकता है। तो कैश का ऑप्शन में जो स्टॉक का ऑप्शन लेना है उसका अभी भाव चल रहा है 118 रुपए 25 पैसे, 118 रुपए 40 पैसे। स्टॉक का नाम है PFC। PFC के अंदर मोमेंटम बन रहा है, लोअर लेवल से एक स्मार्ट रिकवरी देखने को मिल रही है। इसके लिए PFC का 120 का कॉल अभी 1 रुपया 70 पैसे पे ट्रेड कर रहा है। PFC का 120 का कॉल अभी 1 रुपया 70 पैसे पे ट्रेड कर रहा है, इसको लेने का सलाह रहेगा। PFC जिस तरह से नीचे से बाउंस बैक दिखा रहा है, मेरे को लग रहा है कि ये 2-3 दिनों के अंदर यहां से बढ़िया मूव ऊपर की तरफ दिखा सकता है, जिसके अंदर 122 रुपए से लेके 125 रुपए तक का मूव PFC पे ऊपर की तरफ देखने को मिलना चाहिए। इसके लिए 120 वाला कॉल यहाँ पे CMP पे खरीदारी करें, नीचे के अंदर इसमें स्टॉप लॉस लगाएं 1 रुपए का
ऊपर में टारगेट बनेगा 3 रुपए से लेकर 4 रुपए तक का। पीएफसी का 120, 120 का कॉल, 1 रुपए के स्टॉप लॉस से खरीदना है 3 से 4 के टारगेट के लिए। ओके, पीएफसी 120 का कॉल खरीद कर जाएं, ये है आपके लिए सुमित जी की तरफ से राय। पावर स्पेस में कुछ ना कुछ चल रहा है। चोपड़ा साहब की सीएससी कॉल के बाद हमने देखा है सारे पावर स्टॉक्स में अच्छा एक्शन आ रहा है। टोरेंट और सीएससी तो अच्छे चल ही रहे थे, पीएफसी पर भी रखे नजर, इस पर भी मूव आती हुई दिख रही है। एनएचपीसी एक और स्टॉक जो सुमित जी को पसंद है, यहां पर भी तेजी बन रही है। देखते हैं सचिन जी को क्या है पसंद, बिल्कुल उनके लिए बीटीएसटीटी का। बताएं सर। दीपांशु, क्लियरली फोकस मिड कैप स्टॉक्स में और कैश में काफ़ी सारे स्टॉक्स ट्रेंड हो रहे हैं। पिछले हफ्ते में हमने एसपीएल मिड कैप शो में ये पर्टिकुलर स्टॉक कवर किया था। लॉन्ग टर्म कैटेगरी में लगभग रिकमेंडेशन लेवल से 16% की मूव ऑलरेडी यहाँ पर अनलॉक हुई है, बट शॉर्ट टर्म के लिहाज से जो एक पैटर्न नज़र आ रहा है, तो मुझे लग रहा है अभी भी खरीदारी करनी चाहिए वेल्सपन कॉर्प इस पर्टिकुलर काउंटर में। इमीडिएट बेसिस में मुझे लग रहा है 245 के आसपास के स्विंग्स बन सकते हैं। जिस तरीके से कल के सत्र में एक फ्रेश ब्रेकआउट हुआ था, एक पुल बैक इंट्राडे आज नजर आया, तो उसके बाद वापस अपने डेज हाई के आसपास स्टॉक वापस स्विंग हो रहा है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर स्टॉप लॉस आपको 205 के आसपास ही लगाना है। काफ़ी छोटा स्टॉप लॉस होगा एंड टारगेट ऑन द हायर साइड हो सकता है अराउंड 245 का। लॉन्ग टर्म के लिहाज से हमने जो टारगेट दिया है 280 का, वो तो इंटैक्ट ही है, बट मुझे लग रहा है 1 से 2 दिनों के लिए यहाँ पर खरीदारी अभी भी की जा सकती है वेल्सपन कॉर्प इस पर्टिकुलर काउंटर में 245 के लक्ष्य के लिए। ओके, तो 245 के लक्ष्य के लिए वेल्सपन कॉर्प पर आप खरीदारी करके चल सकते हैं। बाय द वे, माइंडट्री फोकस में है, एक्सचेंज ने मर्जर पर सफाई मांगी है, जिसके बारे में अभी हम थोड़ी देर पहले चर्चा कर ही रहे थे, और ये नेचुरल है। आज नतीजे भी आने वाले, देखते हैं नतीजों के साथ क्या सफाई भी कुछ आएगी या कॉमेंट्री आती है इस मुद्दे को लेकर या नहीं। किरण जी के पास चलते हैं, किरण का कमाल। बताएं किरण जी। दीप, फर्टिलाइजर स्टॉक्स में ही एक्शन देखने को मिल रहा है और जोहरी एग्रो अभी 14% के ऊपर ट्रेड करने लगा है। अभी बाय करना है चंबल फर्टिलाइजर। चंबल फर्टिलाइजर जिस तरीके से एक बहुत बड़ी अपमूव दिखाने जा रहा है, और मेरा मानना है कि काफी बड़ी अपसाइड रहनी चाहिए। 490 के नीचे आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, 498 के आसपास ट्रेड कर रहा है। आपका टारगेट 540, 547, ये 2 टारगेट्स कल के लिए रखने चाहिए, जो ओपन ब्लू स्काई टेरिटरी में चला गया है। और जैसे ही हम 500 के ऊपर सस्टेन करेंगे, तब लगभग 17 लाख शेयर्स ट्रैप होते नजर आएंगे। और एक ही दिन में जब एक्सपायरी के नजदीक आते हैं और 2 ऑप्शन चेन लेवल्स तोड़ देते हैं, तो काफी बड़ी शॉर्ट कवरिंग रैली देखने को मिल रही है। हमें फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट होते नजर आ रहे हैं, शॉर्ट कवरिंग आनी है। तो मेरा मानना है कि चंबल फर्टिलाइजर में काफी अच्छी अपसाइड आपको कल के सत्र में देखने को मिलेगी। बिल्कुल, तो चंबल फर्टिलाइजर में आपको बड़ी अपसाइड आती हुई दिख सकती है। चार्ट कॉर्नर, राकेश जी, कुणाल जी। बताएं सर। दीपांशु, हमारा भी चार्ट कॉर्नर पे एक चंबल फर्टिलाइजर है। अभी थोड़ी देर पहले आपने बोला था कि मार्केट में हल्की फुल्की रिकवरी है। मार्केट में तो रिकवरी है, बट चंबल फर्टिलाइजर नए लाइफ टाइम हाइस पर है। अनचार्टेड टेरिटरी, ब्लू स्काई जोन, खुले नीले आकाश में। ओवर टू कुणाल जी। देखिए दीपांशु, अगर आप चार्ट देखें तो जनवरी में जो स्टॉक ने हाई लगाया, वो लेवल्स पार करके उसके ऊपर एक डिसाइसिव ब्रेकआउट चार्ट पर आता हुआ दिख रहा है। तो हम पूरी तरह हमराए हैं किरण जी के साथ, बड़ा ब्रेकआउट है, डेफिनेटली बाय करना चाहिए। और सारे फर्टिलाइजर चार्ट्स पर हम बड़ी मजबूती देख रहे हैं, तो चंबल पर खरीदारी की राय है। हमारा स्टॉप लॉस जो है वो 496 रुपए पर, 496 पर 6 रुपए नीचे एक छोटा स्टॉप लॉस रखकर बाय करें। पहला टारगेट स्टॉक के लिए होगा 515 रुपए का, इवेंचुअल टारगेट 530 का, जिसके लिए खरीदारी की राय है चंबल। ओके, तो चंबल फर्टिलाइजर पर करें आप खरीदारी, ये राय है राकेश जी, कुणाल जी की भी और किरण जी की भी। भसीन साहब को क्या पसंद है बाजार में, आइए करते हैं उनका स्वागत भसीन के हसीन शेयर्स के लिए। वसीम साहब, बाजार में तो सुस्ती है, बट स्टॉक्स में बढ़िया एक्शन चल रहा है सर, और आपके आते आते थोड़ी रिकवरी आई है, निफ्टी भी 50-60 अंक सुधरा है सर। बताएं क्या करना है सर इस बाजार में। हाँ, गुड आफ्टरनून दीपांशु। तो अपडेट दे दूं, आईटीसी, बीईएल, एचएएल, ये सारे हमने कहे थे, एनटीपीसी, वो सारे चल गए। आईटी में थोड़ी सुस्ती है, बट दैट विल रिकवर। आज माइंडट्री में आप सुनिए जो उन्होंने कहा है, द
merger with LT Infotech, L&T will be a path breaking. It means कि इतनी ज्यादा consolidation और market cap, तो मुझे तो बहुत bullish है on IT. I think mid cap IT is here to outperform. इस कारण से इनमें मैं बाय करूंगा. 3 पिक्स हैं, आप कहें तो मैं शुरू करूं, और तीनों मुझे लगता है यहां से आउट परफॉर्म कर सकते हैं. बताएं. तो सबसे पहले लीजिए मनप्पुरम फाइनेंस. गोल्ड विल बी अनदर प्रॉक्सी, और कॉस्ट ऑफ लेंडिंग फॉर मनप्पुरम इज रीजनेबली लो. उन्होंने जो डेलिंक्वेंसी दिखानी थी वो दिखा दी. इस क्वार्टर में नंबर बड़े अच्छे आएंगे. 122 में लीजिए, 118 का स्टॉप लॉस, 130 का टारगेट. दूसरा पिक होएगा PI इंडस्ट्री. द बेस्ट एग्रोकेमिकल नंबर्स व्हिच हैव कम फ्रॉम PI इंडस्ट्री. 2890 में लीजिए. कीप अ स्टॉप लॉस ऑफ 2820. दिस इज हेडेड टू 3000, 3050. एंड थर्ड वुड बी L&T Infotech, जो मैं सोचता हूं कि अगर मर्जर या ना होए उसका भाव 6200 से कम होना ही नहीं चाहिए. तो दिस इज द टाइम टू बाय LTI. आई थिंक इट्स वेरी वेरी अट्रैक्टिवली प्राइस, और मर्जर की बात आई तो 6200 से कम नहीं होएगा. 5825, 5850 में लीजिए. स्टॉप लॉस ऑफ 5750, 6100 का टारगेट. ओके, तो थीम आज की क्लियर है. एक तो एग्री थीम तो रखनी है आपको, तो PI इंडस्ट्रीज, साथ ही मनप्पुरम ये पसंद है भसीन साहब को, और L&T Infotech जिसके कल आएंगे नतीजे. शायद मर्जर पर भी कुछ अनाउंसमेंट हो सकता है. आज माइंडट्री है, कल L&T Infotech है, देखते हैं क्या निकल कर आता है. बट ये तीनों स्टॉक्स आपको रेडार पर रखने हैं. तो 3 बाय कॉल्स भसीन साहब की तरफ से जहां पर आपको रखनी है नजर. शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी कॉल देने के लिए. कल सुबह आपसे फिर होगी मुलाकात कुछ और बेहतरीन स्टॉक रिकमेंडेशंस के लिए. इस बीच आज के स्टार परफॉर्मर्स में टेक्सटाइल स्पेस भी एक है. कई सारे टेक्सटाइल स्टॉक्स पर आप बड़ी मूव आते हुए दिख रहे हैं, और 2 अहम खबरें आई हैं. इनफैक्ट 3 अहम खबरें आई हैं स्पेस के लिए. थोड़ा इनके बारे में समझते हैं और खबरों का इंपैक्ट भी जानते हैं वरुण दुबे के साथ. वरुण, बताइए क्या चल रहा है टेक्सटाइल में. तो दीप, जैसे कि आपने कहा कि 3 बड़ी खबरें आई, उसमें तो 2 तो रॉ मटेरियल के लिहाज से काफी बड़ी है. तो सरकार ने जो इंपोर्ट ड्यूटी है कॉटन पे से, उसको हटा दिया है. देखिए, अब इंपोर्ट ड्यूटी हटाने का अपने आप में एक बड़ा मतलब है. आपने देखा होगा पिछले कुछ समय से लगातार भारतीय कंपनियां जो है वो कॉटन एक्सपोर्ट कर रही थी, और अच्छा खासा एक्सपोर्ट कर रही थी. सिर्फ कॉटन नहीं, फिनिश गुड भी कर रही थी, लेकिन कॉटन ज़्यादा कर रही थी. और वो इसलिए था क्योंकि चाइना +1 स्ट्रैटेजी जो ग्लोबली अपनाई गई थी, उसका जो फायदा है वो कहीं ना कहीं भारतीय कंपनियों को मिल रहा था. लेकिन क्योंकि ये लगातार एक्सपोर्ट कर रहे थे, तो भारत में जो कंपनियां बना रही है कॉटन लेके अपने फिनिश गुड्स, उनको दिक्कतें आ रही थी. कॉटन के दाम जो है वो लगातार बढ़ रहे थे. इसके लिए सरकार ने क्या किया है कि जो इंपोर्ट ड्यूटी है कॉटन पे, उसको घटा दिया है, और अच्छा खासा घटाया, और 30 सितंबर तक इसको काटा गया है. जाहिर सी बात है, इसके चलते जो रॉ मटेरियल इन कंपनियों के लिए वो कॉटन ही होता है, और वो जो है वो सस्ता हो जाएगा. दूसरी, तेलंगाना सरकार ने कॉटन का जो उत्पाद है उसके लिए करीब 55 से 65% के आसपास का क्षेत्र जो है वो बढ़ाने का लक्ष्य रखा है, और करीब 14% के आसपास का उत्पादन जो है वो एक्चुअली कॉटन का तेलंगाना से आता है. तो तेलंगाना में ओवरऑल जो स्पेस है या फिर जो ज़मीन है जिसमें कॉटन की खेती की जाएगी वो कहीं ना कहीं अब बढ़ेगी. तो जाहिर सी बात है, इसके चलते भी कॉटन की सप्लाई जो है वो देश में बढ़ेगी. अगर ऐसी चीज़ें होती है तो इसके चलते रॉ मटेरियल के कॉस्ट जो है वो काफ़ी हद तक कम हो सकते हैं, और इसका फ़ायदा उन कंपनियों को होगा जो कि इसे एज अ रॉ मटेरियल यूज़ करती है. जैसे कि आप अरविंद फैशन ले लीजिए, इसके अलावा आदित्य बिरला फैशन, मॉन्टी कार्लो, डॉलर इंडस्ट्रीज़. इनफैक्ट ये जो होजी कंपनीज़ है इनको तो सबसे बड़ा फ़ायदा है. क्यों? क्योंकि होजी कंपनीज ये एक ही ऐसा सेगमेंट था जिन्होंने कॉटन के बढ़ते दाम को पास ऑन किया था पूरी तरह से, बाकी कंपनियां नहीं कर पाई थी. यानी कि इनके पास डिमांड पावर है. आगे चल के अगर कॉटन के दाम कम होते हैं तो शायद ये उतने दाम नहीं घटाएंगे, और इसका फायदा जो है इन कंपनीज के सीधे मार्जिन पे आपको देखने मिलेगा. अगली खबर ये आई, तीसरी खबर जो थी वो PLI स्कीम के तहत टेक्सटाइल मंत्रालय जो है उन्होंने करीब 61 कंपनियां जो है उनको चुना है, और 19,700 करोड़ के आसपास का केपेक्स जो है वो टेक्सटाइल क्षेत्र में आने वाला है. तो इससे टेक्सटाइल क्षेत्र को तो मदद मिलेगी, साथ ही साथ याद रखिएगा टेक्सटाइल क्षेत्र जो है बड़ा एम्प्लॉयमेंट जनरेटर भी है. तो उस लिहाज से, इकोनॉमी के लिहाज से भी ये खबर जो है वो काफ़ी बड़ी है. तो 3 खबरें आई हैं आज टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए, 2 रॉ मटेरियल से जुड़ी हुई और एक PLI स्कीम से जुड़ी. तो ये है आपके लिए बड़ी खबर आई है, और कई सारे टेक्सटाइल स्टॉक्स रिएक्ट भी इस पर कर रहे हैं. चोपड़ा साहब, कोई टेक्सटाइल स्टॉक जो आपके रेडार पर हो या आप खरीदना चाहेंगे सर? चोपड़ा साहब, ऑडियो म्यूट हो गया सर. एक छोटा कंपनी बनारी अमान स्पिनिंग मिल्स, वो मुझे अच्छा लगता है. मुझे इस समय अरविंद अच्छा लगता है. रूपा हमारे ऑलरेडी पोर्टफोलियोज में है और हम इसको रिकमेंड करते आए हैं. हालांकि टेक्सटाइल प्रॉपर्ली नहीं है, बट फिर भी मुझे अमर ज्योति टेक्सटाइल्स है, ये बहुत अच्छा लगता है. तो कुछ छोटे मझोले मिड कैप स्टॉक्स हैं जहां पर अच्छी तेजी देखने को मिली है, और निश्चित रूप से जो
PLI स्कीम की बात हो रही है या जो सब्सिडीज की बात हो रही है, वो इन सारी कंपनीज को फायदा मिलेगा। एक चीज मैं और बोलना चाहता हूँ कि जो पीयूष गोयल जी ने कही थी कि बांग्लादेश एक बहुत बड़ा टेक्सटाइल का सेंटर बन चुका था पिछले 10 सालों में, अब उसको रिवर्स करना है क्योंकि भारत बहुत बड़ा टेक्सटाइल का एक मार्केट हुआ करता था। तो अब एक रिन्यूड फोकस जो आया है टेक्सटाइल इंडस्ट्री के ऊपर, तो मुझे लगता है कि जो भी अच्छी कंपनीज हैं और जो स्टेबल रही हैं, जिनका डेट बहुत ज़्यादा नहीं है, तो वहाँ पर अच्छी तेज़ी देखने को मिलेगी। और यहाँ से हो सकता है कि ये सारे जो स्टॉक्स मैंने बोले मल्टी बैगर स्टॉक्स भी हों, तो इनको गिरावट में लेते रहिए। और आने वाले कुछ 4-5 सालों के लिए मुझे टेक्सटाइल स्पेस बहुत अच्छा लगता है। तो टेक्सटाइल स्पेस में तो आपको एक्शन बनते ही दिखेगा। PLI स्कीम भी आ गई है, अब उसका भी फ़ायदा होने वाला है। कॉटन इंपोर्ट ड्यूटी हटाई जा रही है, उसका भी फ़ायदा होगा। तो इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हो रहे हैं और हमारे तो रेडार पर पिछले साल से ही रही है और कुछ स्टॉक्स ने तो आपको दमदार रिटर्न्स यहाँ पर दिए हैं। टेक्सटाइल स्पेस पर रखनी है नज़र रखनी है। SRF पर भी वागे साहब थोड़ी देर पहले भी ये रेडार पर आया था, तब मूव आ रही थी, अब अच्छी मूव आई है। दिन के निचले स्तरों से देखें तो SRF लगभग 2% की रिकवरी दिखा चुका है, 3% की रिकवरी दिखा चुका है। क्या चल रहा है सर SRF में? दीपांशु, स्टॉप लॉस नहीं बैठेगा, तकलीफ वही है। 2700 तक जाना चाहिए, 2640 का भाव है, लेकिन यहाँ पर बाय करने की मैं सलाह इसके लिए नहीं दूंगा क्योंकि स्टॉप लॉस बहुत नीचे होगा, स्टॉप लॉस 2500 के नीचे होगा, लेकिन ये 2700 के मूव में जाना चाहिए। स्टॉप लॉस इस समय नहीं बैठ रहा है, वरना अगर आप देखें तो बड़ी मूव SRF तैयार हो रहा है। निचले स्तरों से तो बहुत ही शानदार रिकवरी इस काउंटर पर आती हुई देखिए। आइए, निफ्टी के निशानेबाज नितिन मुरारका साहब भी हैं हमारे साथ तैयार। गुड आफ्टरनून नितिन जी। हल्की रिकवरी आई है, निचले स्तरों से 40-50 पॉइंट सुधरा है निफ्टी। वापस बेचना है सर, क्या करें? सर ये नेक्स्ट आधे घंटे का ट्रेड होगा। 17,200 के पुट ऑप्शन लेंगे, 135 में मिलती है अभी, और इसका ट्रेड टाइम टारगेट 3:25 तक ही होगा और इसका स्टॉप लॉस 110 का रखेंगे। आज का लो 110 का इसका, तो 17,200 की पुट ऑप्शन हम ले रहे हैं 134-135 में, 110 का स्टॉप लॉस है और 3:25 पे जो भी रेट होगा हम इसमें से एग्जिट कर जाएंगे। तो 3:25 पे जो भी रेट होगा उसमें आप एग्जिट करें, बट हाँ, वापस गिरने के लिए बाजार तैयार हो रहा है। बैंक निफ्टी पर कोई राय सर? देखिए, बैंक निफ्टी में भी बाउंस आया है बट बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं है। कॉल राइटिंग काफी हो रही है, तो सेल ऑन राइज ही है। बैंक निफ्टी में हम बेयर स्प्रेड लेकर के चल रहे हैं। जैसे आफ्टरनून शो में भी 36,600 की पुट लेके 36,300 की बेचने की सलाह थी, वो होल्ड कर सकते हैं। नया ट्रेड बनाना है तो बियर पुट स्प्रेड ठीक रहेगा, उसमें 36,700 की पुट लेके 36,400 की बेच सकते हैं, जो करीब 125 में बनेगी। स्टॉप लॉस आप 80 रुपीज का रख सकते हैं डिफरेंस, और टारगेट 200-220 का हो सकता है। बट मुझे लगता है कि आज के लिए अगर अभी हम लोग ट्रेड कर रहे हैं आधे घंटे के लिए, तो 17,200 की पुट में रिस्क रिवार्ड रेशियो बेहतर दिख रहा है। यहाँ से एक हल्की करेक्शन मिल सकती है जिसमें मुझे इसमें लग रहा है 20-25 रुपए का प्रॉफिट मिल सकता है। तो ये है आपके राय इस समय निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों पर बेयर पुट स्प्रेड बनाकर चलें जहां तक बैंक निफ्टी का सवाल है, और निफ्टी पर तो सीधा 17,200 की पुट आप खरीद ही लें। थोड़ी रिकवरी आई है, वापस बाजार गिरने के लिए आपको तैयार होते देख सकते हैं। शुक्रिया नितिन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी कॉल शेयर करने के लिए। आइए, बात जो चल रही थी माइंडट्री और L&T इन्फोटेक दोनों की, अब मर्जर होगा या नहीं होगा, क्या अनाउंसमेंट आज या कल आ सकता है या अगले हफ्ते आएगा, उस पर तो हमारी नज़र बनी हुई है, बट नतीजों के लिहाज से कैसी रहेगी परफॉर्मेंस, आइए इन दोनों के बारे में जानते हैं। पहले माइंडट्री, कुशल बताइए कैसे रहेंगे माइंडट्री के नतीजे? बिल्कुल दीपांशु, अब देखिए माइंडट्री के नंबर्स जो हैं वो टॉप लाइन वाइज तो काफ़ी अच्छे रहने की उम्मीद है। इनफैक्ट मिड कैप काउंटर्स में वन ऑफ द प्रेफर्ड पिक्स जो है ब्रोकरेजेस की तरफ से आती हुई दिख रही है। डॉलर आय करीबन 5.25% बढ़कर लगभग 38.5 करोड़ पर रह सकती है। इसमें जो स्ट्रॉन्ग ग्रोथ एक्सपेक्टेड है अक्रॉस ऑल वर्टिकल्स, उससे कंपनी को काफ़ी फायदा होता हुआ दिखेगा। साथ ही डील पाइपलाइंस जो है वहाँ पर मजबूती की एक्सपेक्टेशंस है, और जो टॉप क्लाइंट का कॉन्ट्रीब्यूशन है वहाँ पर भी कंपनी जो है अच्छी कॉमेंट्री देने की उम्मीद लगाकर चल रहे हैं एनालिस्ट लोग। इनफैक्ट अगर आप देखें तो कंपनी की जो कामकाजी मुनाफा है वहां पर भी करीबन 2% की बढ़त के साथ 540 करोड़ पर यह आंकड़ा जा सकता है। और लार्जली जैसे कि हम देख रहे हैं कि अट्रेशन की वजह से या अन्य खर्च बढ़ने की वजह से यहाँ पर जो कंपनी की मार्जिन्स पर इंपैक्ट आता हुआ दिखेगा। बहुत ज़्यादा गिरावट नहीं एक्सपेक्टेड है, 19.2% के मुकाबले 18.7% पर, और साथ ही कंपनी का मुनाफा भी बिना बदलाव के ही लगभग रह सकता है 438 करोड़ पर। तो ओवरऑल नंबर्स जो है वो बेहतर
से पॉजिटिव साइड पर हम देखने की उम्मीद लगाकर चल रहे हैं। अनटिल अनलेस अगर कोई नेगेटिव सरप्राइज आता है तो वहाँ पर हमें देखना होगा। जिस तरह से इन्फोसिस की जो एक्सपेक्टेशंस लगा रहे थे वो थोड़ी सी बिलो एक्सपेक्टेशंस आती हुई नजर आई थी, जिसका इम्पैक्ट अभी हमें आते हुए दिखा। अब माइंडट्री का देखना होगा कि किस तरह के नंबर्स आज पोस्ट मार्केट आते हैं। तो देखना पड़ेगा किस तरह के नंबर्स आते हैं, बट अनाउंसमेंट का भी इंतजार है, शायद आ जाए नहीं आए। एल&टी इन्फोटेक, कुशल जरा इसके भी नंबर्स देखकर बताएं, क्योंकि यहाँ से भी एक्सपेक्टेशन है। कैसी रहेगी इसकी परफॉर्मेंस? बिल्कुल, तो एल&टी इन्फोटेक अगर आप देखें तो कल इसकी नंबर्स आने वाले हैं और ऑलमोस्ट सिमिलर लाइंस पर ही यहाँ पर भी नंबर्स हमें देखने को मिल सकते हैं। माइंडट्री जैसे डॉलर आई में लगभग 3.5% की ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। 57.3 करोड़ पर कंपनी ये नंबर्स डिक्लेयर कर सकती है। कंपनी की मार्जिन्स के लिहाज से लगभग 70 बेसिस पॉइंट्स के फॉल के साथ 17.2% पर यह आंकड़ा आता हुआ दिख सकता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली मैन्युफैक्चरिंग वर्टिकल जो है वहाँ पर तिमाही आधार पर थोड़ी सी कमजोरी हमें देखने को मिल सकती है। अदरवाइज बाकी जितने भी वर्टिकल्स हैं वहाँ पर कंपनी बेहतर साइड पर प्रदर्शन करती हुई दिख सकती है। मार्जिन प्रेशर की मैंने ऑलरेडी बात कर ली है। मुनाफे के लिहाज से यहाँ पर भी ऑलमोस्ट सिमिलर लेवल रहेगा। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर 615 करोड़ पर कंपनी अपना मुनाफा रख सकती है। और डील पाइपलाइन को लेकर क्या कमेंट्री है, जो आप मर्जर की बात कर रहे हैं उसको लेकर आगे चलकर किस तरह की डेवलपमेंट्स होती है, यहाँ पर हमारा बड़ा फोकस बना रहेगा। तो एब्सोल्युटली नंबर्स के लिहाज से तो फोकस है, किस तरह के एक्शन आता है। चोपड़ा साहब, मर्जर की बात हो रही है, मुझे याद है जब माइंडट्री को एल&टी ने खरीदा था 3 साल पहले, तब कहा था कि इवेंचुअली मर्जर करेंगे, उस समय सही मौका नहीं था, बट अब लग रहा है मर्जर हो सकता है। और जिस तरह की वैल्यू क्रिएट होगी सर, कैसे देखते हैं एल&टी माइंडट्री अगर मर्जर का अनाउंसमेंट इस हफ्ते या अगले हफ्ते आता है तो? एक चीज जो देखी हमने एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक के मर्जर में, माइंडट्री और एलटीआई के मर्जर में, ये कोविड ने बहुत सारी चीज़ें सिखाई हैं कंपनीज को कि अपनी एफिशिएंसीज को कैसे बढ़ाया जाए, अपने एक्सेस कॉस्ट्स को कैसे कम किया जाए और किस तरीके से एक सिंगल एंटिटी या यूनिट बनकर उसको सिनर्जाइज करके और ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस किया जाए। तो मुझे लग रहा है कई सारी कंपनीज इस फिराक में है कि जब भी मर्ज करते हैं मुझे लगता है कि काफ़ी सिनर्जीज पैदा हो जाती हैं, कॉस्ट्स कम हो जाती हैं, उनका जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम हो जाता है, जो उनका नेगोशिएशन पावर है वो बहुत बढ़ जाता है। तो इन सारे फायदों को देखते हुए मुझे लगता है कि एक अच्छा मर्जर होगा। वैल्यूएशन की जहाँ तक बात है, ये तो हमें वी हैव टू वेट एंड वॉच, बट मुझे लगता है कि एल&टी इन्फोटेक और माइंडट्री अच्छा मर्जर होगा और एक बड़ी कंपनी बनेगी। और मुझे लगता है कि इनकी दोनों की अलग अलग वर्टिकल्स में जो समझ है और जो इनकी एक्सपर्टीज़ है, वो इनका जो टैलेंट पूल है वो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। और इसके चलते हुए मुझे लगता है कि जो ज़्यादा कस्टमर्स को एक्वायर कर पाएंगे और कॉस्ट्स निश्चित रूप से कम आएंगी, सिनर्जीज बढ़ेंगी, तो एक अच्छा मर्जर होगा। तो अच्छा मर्जर होगा, देखते हैं। एल&टी इन्फोटेक, माइंडट्री, आज माइंडट्री, कल एल&टी इन्फोटेक, क्या इसके बाद कुछ अनाउंसमेंट आता है मर्जर को लेकर या नहीं, इंपॉर्टेंट रहेगा हमारे लिए। आइए एक स्पेशल पिक और दे रहे हैं मुदित जी, करते हैं उनका स्वागत। बताएं मुदित जी। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून दीप, थैंक यू सो मच मेरा एक स्पेशल पिक लेने के लिए। देखिए, एक बहुत बड़ा ब्रेकआउट चार्ट पर होता हुआ नजर आया है। डेली, वीकली, मंथली सारे चार्ट पर स्टॉक में ब्रेकआउट देखने को मिला है। यहाँ पे बाय करके चलना है अदानी एंटरप्राइजेस। अदानी एंटरप्राइजेस 2222 CMP है, लॉन्ग करके चलेंगे। हमें 1 से 2 दिन के अंदर 2300 पहला टारगेट लगता है, 2340 दूसरा टारगेट लगता है। 1 से 2 दिन के अंदर ये काउंटर 2340 रुपए तक के अपसाइड मूव दिखाता हुआ नजर आएगा। स्टॉप लॉस रहेगा 2170 का। देखिए, जिस तरह के स्ट्रक्चर बनाए हैं, लगातार स्टॉक में तेजी बन रही है। एक राइजिंग चैनल में एक काउंटर ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है और आज के सेशन में जो देखने को मिल रहा है, हायर साइड में अनवाइंडिंग भी नजर आ रही है। तो ये चीज दर्शा रही है कि स्टॉक में बड़ा अपसाइड मूव आगे 1 से 2 दिन के अंदर देखने को मिल सकता है। 2340 के टारगेट के लिए अदानी एंटरप्राइजेस को लॉन्ग करके चलेंगे। स्टॉप लॉस रहेगा 2170 का। 2170 के स्टॉप लॉस के साथ अदानी एंटरप्राइजेस पर करें खरीदारी। और मोदी जी, आपका पूरा समर्थन इस कॉल में देने के लिए तैयार हैं। किरण जी कतार में बस थोड़ा सा आगे आप थे। किरण जी, अदानी एंटरप्राइजेस अपने लेवल्स बताएं सर। बिल्कुल, बहुत ही स्ट्रांग ब्रेकआउट है और जैसे चंबल फर्टिलाइजर के बारे में बात की, ओपन ब्लू स्काई टेरिटरी में चला गया है, ये भी ओपन ब्लू स्काई टेरिटरी में चला गया है। और जिस तरीके से ये अपमूव आ रही है, मैं तो कॉल ऑप्शन के जरिए ट्रेड करना चाहूंगा। 68 के आसपास ट्रेड कर रहा है, 2240 का कॉल ऑप्शन, ये बाय करना है।
55 का स्टॉप लॉस रहेगा और पहला टारगेट 90 का रहेगा, दूसरा 96 का रहेगा। ये कल या परसों तक ये टारगेट्स अचीव हो जाने चाहिए। तो मेरा मानना है कि 2 से 3 दिन का व्यू रखना चाहिए। ये बड़े टारगेट्स आपको बिल्कुल अदानी एंटरप्राइजेस में देखने को मिल जाने चाहिए। ये है आपके लिए अदानी एंटरप्राइजेस। मुदत जी की स्पेशल पिक है, किरण जी की भी पिक है और इस काउंटर पर रखनी है आपको नजर। अच्छा एक्शन इस स्टॉक पर भी आपको बनते हुए दिखेगा। थोड़ी देर में हिमांशु जी भी हमारे साथ जुड़ेंगे और वो भी एक अपनी कॉल देने वाले हैं। एक स्पेशल पिक हिमांशु जी भी देने के लिए तैयार हैं। उससे पहले एक बार जरा शारदा एनर्जी के चार्ट को पुलअप करिए। 23 अप्रैल को बायबैक करने वाला है बोर्ड, ये आपके लिए अनाउंसमेंट आते हुए दिख रहा है। स्टॉक 3.5% ऊपर है। सुमित जी जरा शारदा एनर्जी का चार्ट देखें। दीपांशु, मेरे को लग रहा है कि स्टॉक के अंदर एक बार पोजीशंस होल्ड करके चल सकते हैं। स्टॉक के अंदर स्ट्रक्चर मजबूत है, एक अच्छा मूव ऊपर की तरफ देखने को मिला है। आज ऊपरी लेवल से थोड़ा सा गिरावट आया है, लेकिन अभी फिलहाल एक बार पोजीशंस होल्ड कर सकते हैं। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करें जो कि नीचे में 1275 के आसपास का बनेगा। 1275 के ट्रेलिंग स्टॉप लॉस से पोजीशंस होल्ड करें। 1300 के ऊपर क्लोजिंग मिलने पे 1350 से लेकर 1360 रुपए तक का मूव स्टॉक के अंदर देखने को मिल सकता है। तो ये है आपके लिए राय इस समय जहां तक शारदा एनर्जी का सवाल है। बढ़िया एक्शन इस काउंटर पर भी बन रहा है। बायबैक पर भी ये कंपनी विचार करने वाली है। इसकी मूव भी आपको आती हुई दिख रही है। बैन से बेनिफिट थोड़ी देर में जानेंगे कौन से स्टॉक्स हैं जो बैन लिस्ट में आ सकते हैं या फिर जो एक मात्र स्टॉक बना हुआ है आरबीएल बैंक, क्या ये बैन लिस्ट से बाहर आने की तैयारी में आपको दिख रहा है या नहीं। बाजार मीनवाइल फिर से फिसले हैं। 17,150 के नीचे आ गया निफ्टी। तो हल्की सी रिकवरी जो हुई थी वो सस्टेन नहीं हो पाई है और वापस आपने बाजार पर दबाव बनते हुए देखा है। कई सारे और काउंटर्स हैं जिसमें इस समय आपको गिरावट आती हुई दिख रही है। देखते हैं हम यहाँ से सस्टेन कर पाएंगे या वापस और फिसलने के लिए तैयार हो रहे हैं बाजार। एक चार्ट जहां पर राय लेना जरूरी है क्योंकि वीकनेस इस पर आती हुई दिख रही है। पीवीआर सच जी, अगर आप वैसे देखें तो जो केजीएफ के कलेक्शंस हैं ये तो दमदार रहे। स्टॉक पर भी थोड़ा एक्शन एक्सपेक्टेड था, बट जिस तरह से पीवीआर आज फिसला है, चार्ट्स पर क्या राय बनती है सर? दीपांशु, यहाँ पर पिछले 2 हफ्ते से काफ़ी क्लियर रेजिस्टेंस नज़र आ रहा है अराउंड 1950 के आसपास का, एंड उसी रेजिस्टेंस से एक रीबाउंड हुआ है। तो इमीडिएट बेसिस पे तो यहाँ पर फ्रेश खरीदारी करने की सलाह नहीं होगी। ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर नीचे 1750 के आसपास के लेवल, 1730 के आसपास के लेवल्स मिल जाते हैं तो आई थिंक वो एक अच्छा लेवल होगा जहाँ पर ये स्टॉक अक्यूमुलेट करना चाहिए। लॉन्ग टर्म ट्रेंड काफ़ी पॉजिटिव है, बट शॉर्ट टर्म के लिहाज से तो मुझे लग रहा है एक काफ़ी बड़े कंसोलिडेशन का ब्रेक डाउन आया है। उसी ब्रेक डाउन का आज फॉलो थ्रू मूवमेंट है एंड शायद ये फॉलो थ्रू मूवमेंट 1 से 2 दिनों के लिए और एक्सटेंड हो सकता है। खरीदारी आपको नीचे के लेवल्स में करनी है तो मुझे लग रहा है और 100 पॉइंट की डाउन साइड यहाँ पर अवेलेबल है। शॉर्ट करने की मैं सलाह नहीं दूंगा, बट मुझे लग रहा है बाय ऑन डिक्लाइन की रणनीति काफ़ी सूटेबल है इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर के लिए। तो अगर 1730 के आसपास के स्विंग्स मिल जाते हैं तो वहाँ पर खरीदारी करने के ही मौके ढूंढने। तो ये है आपके लिए पीवीआर, वापस खरीदारी के मौके भी मिलेंगे। और ये जो केजीएफ के दमदार कलेक्शंस रहे हैं इस पर भी थोड़ी देर में हम आपको रिसर्च बताएंगे। पर आइए उससे पहले बैन से बेनिफिट, क्या आरबीएल को और जोड़ी देने के लिए कोई स्टॉक तैयार है, जानते हैं आशीष चतुर्वेदी के साथ। कभी कभी खुशी के लिए कुछ ज्यादा नहीं, एक अनजान दोस्त ही काफी है। ईबिक्स कैश हर खुशी के लिए काफी है। आरबीएल है, बना रहेगा? नहीं, डाउटफुल है। निकल रहा है बाहर। अगर आप देखें तो 80.7% हो गए प्रिसाइजली। अगर आपको बताऊं तो पोजीशंस घट रही हैं, काफी देर से रिफ्रेश करके भी देख रहा हूं 81% थी, धीरे धीरे कम आ रही है। तो आरबीएल बैंक तो आ जाएगा बाहर। और रिप्लेस करने के लिए आ रहा है टाटा पावर। और यहाँ पर पोजीशन बिल्टअप बड़ी मैसिव हुई है, करीब 105% हो गई है। लगातार देख रहा हूँ कि पोजीशन जो है बढ़ती भी जा रही है। तो टाटा पावर की तो जो है एंट्री निश्चित हो रही है। बाकी आरबीएल बैंक प्रोबेबिलिटी है कि आज बाहर आ जाए फाइनली। हाँ। चलिए, इस सीरीज में सबसे लंबा आरबीएल बैंक ही रहा है, बैन में बाहर आने की तैयारी में है। बागले साहब, जरा कोई इंपॉर्टेंट लेवल्स और कल अगर बाहर आता है तो उस लिहाज से क्या अप्रोच होनी चाहिए आरबीएल पर? दीपांशु, 130 के ऊपर पहले तो उसको ट्रेड करना पड़ेगा तो कुछ तो स्ट्रेंथ आएगी। फिर 140 का पहला रेजिस्टेंस आता है। 130 के नीचे जितना ये टाइम स्पेंड करेगा ये स्टॉक वीक होगा, फिर 120 की तरफ जा सकता है। अभी 129, 90, 60, 90 के आसपास है। साइडवेज है, ऑब्वियसली बैन में है तो, लेकिन अगर बाहर आता है और 131, 132 के आसपास ट्रेड होने लगता है तो इसमें स्ट्रेंथ दिखाई दे सकती है। ओके, तो स्ट्रेंथ दिखाई दे सकती है आरबीएल बैंक। देखते हैं कल बैन से बाहर आता है कि नहीं। आज वैसे बैंक्स फिसले हैं, उस हिसाब से देखें तो उतनी गिरावट आरबीएल बैंक में नहीं आई है।
बट फिर भी इस पर आपको रखनी है नजर। टाटा पावर, जरा सुमित जी इस पर भी आप एक बार राय दे दें, कल अगर बैन में आ जाए, आज तो काफी सारी पोजीशंस इस पर बनी भी हैं, क्या राय देंगे टाटा पावर पर? एक बार वेट एंड वॉच करें दीपांशु, फ्रेश बाइंग एक बार अवॉइड करें। स्टॉक के अंदर ओवरऑल स्ट्रक्चर मजबूत है, लेकिन एक बार छोटा सा प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है। 265 267 ऊपर में रेजिस्टेंस बनेगा, और जब तक ये लेवल ऊपर में टूटेगा नहीं, जब तक थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकता है। नीचे के अंदर 250 से लेकर 240 रुपए तक के लेवल इस प्रॉफिट बुकिंग में देखने को मिल सकते हैं, तो फिर लोअर लेवल्स पे वापस से खरीदारी का मौका बनेगा। बट फिलहाल एक बार वेट एंड वॉच करें। ओके, एक बार वेट एंड वॉच करके चलेंगे। ये है आपके लिए टाटा पावर पर राय। इस समय रुपए पर भी एक बार जरा नजर डालिए, एक बढ़िया रिकवरी रुपए पर आपको आती हुई दिख रही है। दिन के ऊपरी स्तर पर है, निचले स्तर से लगभग 23 पैसों का सुधार आपने आज रुपए पर आते हुए देखा है। पहला दिन है जब से कोरोना रेस्ट्रिक्शंस लगी थी, यानी कि लगभग 2 साल बाद आज से फुल टाइमिंग पर रुपए ट्रेड कर रहा है, वरना रुपए की टाइमिंग कम कर दी गई थी, 10 से 3.5 ही रखी गई थी। अब 9 से 5 वापस से रुपए के ट्रेड टाइमिंग हो गए हैं और निचले स्तर से बढ़िया सुधार आया है। बंसल जी, आज के रुपए के मूव पर कुछ कहेंगे? जिस तरह से सुबह वीक खुला था और जैसी आज रिकवरी आई है, नियर टर्म कोई लेवल रुपए के लिए? देखिए दीपांशु, ये जो वीकनेस है मुझे लगता है दीपांशु यूज करना चाहिए डॉलर को लेने के लिए। डॉलर इज हेडिंग टुवर्ड्स, ये बेसिकली कंसोलिडेट कर रहा है और एक बार 77 78 के लेवल्स तोड़ेगा तो 80 के ऊपर जाके सेटल होगा। तो फर्दर वीकनेस आती है तो खरीदना चाहिए। टेक्निकल स्ट्रक्चर काफी मतलब कि हम यूएसडी आईएनआर का चार्ट देखते हैं तो चार्ट के ऊपर जो आपका वीकनेस है वो हमारा स्ट्रांग होता है। तो टेक्निकली तो मुझे लगता है यूएसडी आईएनआर इज हेडिंग टुवर्ड्स 80 लेवल्स। चलिए 80 पर जा रहा है, बट फिलहाल आज की जो मूव आई है उसका भी फायदा उठाइए। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ऑफ कोर्स कमजोरी यहां पर आपको आती हुई दिखेगी। सीमेंट स्टॉक्स पर फोकस है। अभी हम एसीसी अंबुजा के मर्जर की तो बात कर ही होलसेम की स्टेक बिक्री की हम बात कर ही रहे थे, पर कैसे रहेंगे नतीजों के लिहाज से परफॉर्मेंस, एक बार इस पर भी डालते हैं नजर। एसीसी अरमान है हमारे साथ तैयार बताने के लिए कैसे रहेंगे इनके नतीजे। एसीसी का तो Q1 कैलेंडर ईयर फॉलो करते हैं, कैसे रहेंगे नंबर सर? अक्रॉस सीमेंट सेक्टर ही आपको दिखेगा कि इस बार जो सबसे ज्यादा दबाव दिखेगा वो मार्जिन में खासा दबाव दिखेगा, और वो एसीसी के लिए भी सिमिलर सिचुएशन है। अगर आप रेवेन्यू के आधार पर देखेंगे तो रेवेन्यू तो लगभग फ्लैट रहने का अनुमान है, पर मार्जिन जो है उस पर खासा प्रेशर दिखेगा। वो 20% से घटकर 13.5% आएंगे। उसका मेजर रीजन ये है कि जो आपकी जो बेसिक रॉ मटेरियल की कॉस्ट है, वेरिएबल कॉस्ट है, जैसे पेट कोक हुआ या कोयला हुआ, उसके भाव में बहुत तेज बढ़ोतरी आई। और जो उन्होंने प्राइस हाइक लिया वो लेटर पार्ट ऑफ द क्वार्टर में लिया, इस कारण वो पूरी प्राइस हाइक को पास ऑन नहीं कर पाया, इसलिए उनकी कॉस्ट में और मार्जिन में खासा दबाव देखने के लिए मिलेगा। इसी कारण आपका इबिटा पर टन भी 1078 से घटकर 700 के भाव पर आ जाएगा। और रियलाइजेशंस पर टन, हालांकि रियलाइजेशन पर टन थोड़े बहुत इंप्रूव हुए हैं क्योंकि लेटर पार्ट ऑफ द क्वार्टर में उन्होंने अच्छे खासे प्राइस हाइक्स लिए हैं, इसलिए वो 4876 से बढ़कर 5159 आ जाएगा। बाकी ओवरऑल देखा जाए तो सीमेंट सेक्टर के लिए और एसीसी के लिए रिजल्ट्स जो है वो काफी कंपैरेटिवली वीक आने का अनुमान है, भले आप इबिटा ले लीजिए या प्रॉफिट ले लीजिए, क्योंकि जो वेरिएबल कॉस्ट है वो काफी बढ़कर आएगी। वॉल्यूम ग्रोथ लगभग फ्लैटिश लेने का ही अनुमान है लगभग, क्योंकि जो आपको लेटर पार्ट ऑफ द ईयर में प्राइस हाइक आया था पर वो सारे जो बाय डिमांड थे वो एब्जॉर्व नहीं करा, तो इस कारण फ्लैटिश लगभग लेने का अनुमान है। न ज्यादा ग्रोथ न ज्यादा नीचे आने का अनुमान है, लगभग फ्लैट है। तो मार्जिन प्रेशर तो रहेगा, बट साथ ही वॉल्यूम ग्रोथ भी उतनी अच्छी नहीं रहेगी। चोपड़ा साहब, वैसे तो एसीसी अंबुजा की हमने होलसेम के लिहाज से बात करी, बट इस बार सीमेंट के नतीजे डिसअपॉइंट करने वाले हैं सर, क्योंकि जिस तरह से मार्जिन प्रेशर दिखने वाला है, फ्रेट कॉस्ट की बात कर लें, पेटकोक की बात कर लें, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस देख लें, कैसी रहेगी परफॉर्मेंस सर? केवल सीमेंट ही नहीं, ये बात मैं बोलता आया हूँ और करीब 1.5 साल से मैं इन्फ्लेशन, हाइपर इन्फ्लेशन के बारे में बार बार आपके चैनल पर बोलता आया हूँ। और ये इन्फ्लेशन जब आती है तो वो छोटे से छोटे पार्ट में घुस जाती है। अगर आप कोयले के भाव देखें तो वो बहुत बड़े हुए हैं, इलेक्ट्रिसिटी जैसे आपने कहा, पूरा ट्रांसपोर्टेशन है, सैलरीज हैं, और आप के हर एक इवन जो प्लांट की मेंटेनेंस होती है वो भी आपकी बढ़ जाती है। इन्फ्लेशन इतना ज़्यादा बुरी तरीके से आपको परेशान करता है। तो निश्चित रूप से ये जो तिमाही है, मेरे भी एक्सपेक्टेशंस हैं कि बहुत अच्छे नंबर्स नहीं होंगे, प्रॉफिटेबिलिटी नहीं होगी। इवन टीसीएस और इन्फोसिस जैसी कंपनीज का भी इबिटा गिर के आया है, जहां पर इनपुट कॉस्ट केवल सैलरी है, क्योंकि उन्होंने रेंटल कॉस्ट तो अपनी बहुत ज़बरदस्त बचाई है, बहुत सारे लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। तो जब टेक्नोलॉजी कंपनीज के ऊपर मार्जिन प्रेशर्स हैं तो आप इमेजिन करिए कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का क्या होगा। तो इसके चलते मुझे लगता है कि थोड़ा सा जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसमें प्रेशर रहेगा, जो इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव्स हैं उसमें प्रेशर रहेगा। आज जो WPI नंबर्स आए हैं काफ़ी डिसअपॉइंटिंग हैं, और फूड
इन्फ्लेशन से लेके जो बाकी चीज़ों की इन्फ्लेशन है काफ़ी बढ़ के आई है। तो मुझे लगता है कि एटलीस्ट ये 1 से 2 तिमाही थोड़ा प्रेशर रहेगा। सेंट्रल बैंकर्स को बहुत जल्दी डिसीजन लेना पड़ेगा रेट बढ़ाने के बारे में, और जैसे ही रेट बढ़ता है मुझे लग रहा है फाइनेंशियल्स पे भी असर आएगा, बैंकिंग पे भी असर आएगा। तो जैसे मैं पहले बोलता आया हूँ, कमोडिटीज़ के साथ रहें, और कमोडिटीज़ आपको बहुत अच्छा कमा के देंगे। अभी हमने आज बात करी एग्रोकेमिकल इंडस्ट्री के बारे में। मुझे लगता है कि चाय एक ऐसी कमोडिटी है, चाय कॉफ़ी, जहाँ पर एक तेज़ी बनी रहेगी, तो चाय से रिलेटेड कंपनीज आप ले सकते हैं। मेटल्स मेरे को हमेशा से अच्छे लगते हैं पिछले 1-1.5 सालों में, तो मेटल्स में आप तेज़ी देखेंगे। और हिंदुस्तान कॉपर जैसा स्टॉक जो मुझे लगता है बिल्कुल भी नहीं चला है इस तेज़ी में, और कॉपर के प्राइसेस निरंतर बढ़ रहे हैं, तो हिंदुस्तान कॉपर में तेज़ी देखने को मिलेगी, हिंदुस्तान जिंक में तेज़ी देखने को मिलेगी। टाटा स्टील में हमने अच्छी खबर सुनी है कि कंपनी एक बोनस भी देगी और शायद स्टॉक स्प्लिट भी होगा, तो कुछ अच्छी खबरें आएंगी। तो मुझे लगता है कमोडिटीज़ के साथ रहना ही एक बेहतर स्ट्रैटेजी है इस समय पर, और बाकी जो कंपनीज हैं वहाँ पर निश्चित रूप से प्रेशर रहेगा। एक और एरिया है डिफेंस का, जो मुझे लगता है डिफेंस अच्छा करेगा, और इसके अलावा जो पेटकेम बिजनेस है, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री है, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इसमें बहुत अच्छी सरगर्मी दिख रही है। तो कंपनीज लाइक तमिलनाडु पेट्रो, हमने देखा कि पनामा पेट्रो और जो छोटी पेट्रोकेमिकल कंपनीज हैं, मनाली पेट्रो वगैरह में बहुत अच्छी तेजी देखने को मिली। तो तमिलनाडु पेट्रो को मैं रिकमेंड करना चाहूँगा, करीब करीब 119 पे अभी ये ट्रेड कर रहा है फॉर अ टारगेट ऑफ 140-145। तो काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं बाजार में, जहां पर आप निवेश करें वहां पैसा बनाएं। पैसा तोड़ने की जरूरत नहीं है, मंदी में भी पैसा बनता है। और जैसे मैंने कहा, चाय में, टी इंडस्ट्री में मुझे लगता है हरिसन मलयालम एक ऐसी कंपनी है जो कि काफ़ी अंडर वैल्यूड है और बहुत अच्छी मैनेजमेंट है आरपीजी ग्रुप की, बहुत पुरानी कंपनी है। तो कमोडिटीज़ के साथ रहें और ऐसी कंपनीज के साथ रहें जो आपका पैसा प्रोटेक्ट करेंगी। तो सीमेंट पे, ऑटो में और मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में थोड़ा प्रेशर रहेगा 1 से 2 तिमाही तक। तो बेटर है कि अगर आप प्रॉफिट्स बुक कर सकते हैं तो कर लीजिए। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं तो ये अच्छी कंपनीज हैं, वापस आ जाएंगी। मगर पैसा बनाने का अगर वो चांस है तो वो बनाना चाहिए मार्केट्स में, और अपने आप को सिक्योर करके चलिए। तो मेटल्स पे रहिए, कमोडिटी साइड पे रहिए। मेटल्स पर रहिए और कमोडिटी साइड पर ज़्यादा रहिए, क्योंकि मोमेंटम इसी स्पेस पर है। आज एग्रो कमोडिटीज़ में अच्छा एक्शन है। केमिकल स्टॉक्स भी थोड़ा परफॉर्म करें। एसआरएफ की अभी हमने बात करी थी, दीपक नाइट्राइट, नवीन फ्लोरीन जैसे काउंटर्स में भी आप थोड़ी थोड़ी खरीदारी इस समय आते हुए देख रहे हैं। आइए, सुमित जी अपनी एक कॉल के साथ है तैयार। बिगुल सुमित का सुपर हिट। बताएं सुमित जी। दीपांशु, एक सेल कॉल रडार पे आया है। 372 का अभी भाव चल रहा है। स्टॉक का नाम है बीपीसीएल। बीपीसीएल के अंदर बिकवाली देखने को मिल रहा है। बीपीसीएल में पिछले 3 दिनों से ऊपरी लेवल से दबाव देखने को मिल रहा है और आज भी अभी स्टॉक डेज लो के पास आ चुका है। मेरे को लग रहा है कि बीपीसीएल यहां से और गिरावट दिखाएगा। 380 ऊपर में रेजिस्टेंस है, तो 380 के स्टॉप लॉस से बीपीसीएल को बेचे। नीचे में जो टारगेट देखने को मिल सकते हैं 360 रुपए से लेके 355 रुपए तक के लेवल 1 से 2 दिनों के अंदर बीपीसीएल में देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शन के जरिए भी ट्रेड लिया जा सकता है। बीपीसीएल का 370 का पुट अभी सीएमपी पे खरीदारी करे, 5.5 के आसपास ट्रेड कर रहा है। 3.5 रुपए का नीचे के अंदर स्टॉप लॉस लगाएं। ऊपर में 7.5 रुपए से लेके 9 रुपए तक के टारगेट बीपीसीएल के 370 के पुट के अंदर देखने को मिल सकते हैं। और फ्यूचर्स के अंदर 360 रुपए से लेके 355 रुपए तक के टारगेट बीपीसीएल में 1 से 2 दिनों के अंदर देखने को मिल सकते हैं। बिकवाली करके चलने का सलाह रहेगा बीपीसीएल। ओके, तो बिकवाली करनी है बीपीसीएल में। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज भी आज दबाव में ही आती हुई दिख रही हैं। कोई यहाँ पर सस्टेन नहीं कर पा रहे हैं ये काउंटर्स। पर एक स्पेशल पिक और इस बार आ रही है हिमांशु जी की तरफ से। करते हैं उनका स्वागत। बताएं हिमांशु जी। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून टू यू दीपांशु। दीपांशु देखिए, पहले तो सुबह हमने एक स्पेशल कॉल दी थी। शुगर स्टॉक्स में जब जबरदस्त तेजी शुरू हुई थी तो हमने वो सबसे पहले आइडेंटिफाई किया। मवाना शुगर में खरीदारी की राय दी। सुबह से स्टॉक 10% के सर्किट पर है। जिन्होंने खरीदारी की है होल्ड करें, अच्छे प्रॉफिट्स वहां पर आते हुए नजर आएंगे। अब हमने थोड़ी देर पहले पावर स्टॉक्स में अच्छा मूव आते हुए देखा है और कैश सेगमेंट का स्टॉक है जीनस पावर, जो कि 98 रुपए के आसपास अभी करंटली ट्रेड कर रहा है। इस स्टॉक को मिस नहीं करना है, ये मेरी तरफ से एक्सक्लूसिव खरीदारी की सलाह है पोजिशनल बेसिस पर। इस स्टॉक को मैंने पिछले हफ्ते 10 की कमाई में 80-82 रुपए के लेवल्स पर भी रिकमेंड किया था और उसी वक्त ये पॉइंट आउट किया था कि एक बार ये स्टॉक 88-90 रुपए के ऊपर निकलता है तो इसमें कुंडली मार के बैठ जाना है। ये स्टॉक 12 साल की बड़ी नेकलाइन का ब्रेकआउट करता हुआ नजर आ रहा है। और इम्पोर्टेंट बात यह है दीपांशु कि 2008 में
ओके, थोड़ी हिमांशु जी थोड़ा इशू आ रहा है सर आपके ऑडियो के साथ। 2 मिनट दीजिए, आपको रिकनेक्ट करते हैं और फिर लेंगे हिमांशु जी की राय। जीनस पावर पर खरीदारी की राय आ रही थी, लेवल्स देना बाकी है, फिर से कनेक्ट करते हैं हिमांशु जी के साथ। तब तक पीवीआर की जो बात चल रही थी, आज तो वैसे स्टॉक दबाव में दिख रहा है, बट जिस तरह के रिलीजेस हुए हैं, आरआरआर का कलेक्शन हमने 1000 करोड़ प्लस देखा है। अभी केजीएफ चैप्टर 2 का जो कलेक्शन रहा है ओपनिंग वीकेंड से, शानदार एक्शन आपको आते हुए दिख सकता है। जहां तक मल्टीप्लेक्स स्टॉक्स का सवाल है, जरा जाने किस तरह का रिस्पांस मिल रहा है नई मूवीज को। कुशल बताइए। दीपांशु, एक शानदार रिस्पांस मिलता हुआ दिखा है। इनफैक्ट 4 दिन का जो एक्सटेंडेड लॉन्ग वीकेंड होता हुआ नजर आया, उसकी वजह से भी काफ़ी बड़ा सपोर्ट जितनी भी ये मूवी रिलीज होती हुई दिखी थी उसकी वजह से होता हुआ दिख रहा है। इनफैक्ट केजीएफ 2 में अगर आप देखें तो पहले ही दिन भारत में 100 करोड़ का आंकड़ा केजीएफ 2 पार करती हुई नजर आई है। इनफैक्ट आप वर्ल्ड वाइड कलेक्शन के हिसाब से आज सुबह से ही पूरे ट्विटर पर ये चीज़ें चल रही हैं कि ग्लोबल बॉक्स ऑफिस पर अब दूसरे पायदान पर केजीएफ 2 आती हुई दिखी है। और ये 15 से 17 अप्रैल का जो वीकेंड है, कॉमस्कोर नामक एक संस्था है, वहां पर उनकी तरफ से ये डेटा और आंकड़े आते हुए दिखे हैं, जिसमें 15 से 17 अप्रैल के वीकेंड में ग्लोबल टॉप 10 मूवीज में दूसरे पायदान पर केजीएफ 2 अब आती हुई दिख रही है। पहली जो मूवी है वो यूएस की ही है। इनफैक्ट यहां पर आप देखिए, रिलीज के 4 दिनों में 550 करोड़ से ज्यादा का आंकड़ा जो है इन्होंने कलेक्शन कर लिया है। तो अपने आप में लगातार रिकॉर्ड्स पे रिकॉर्ड्स बनाती हुई नजर आ रही है केजीएफ 2, और अभी भी इसका क्रेज जो है कम होता हुआ नहीं दिख रहा है। और खासकर भारत की अगर आप बात करें तो उसमें पीवीआर और आइनॉक्स, यहाँ पर इनकी जो स्क्रीन प्रेजेंस है, स्पेशली दक्षिण भारत में पीवीआर की करीब 34%, और अब तो ये दोनों कंबाइन भी हो गए हैं, तो जो कंबाइंड जॉइंट स्क्रीन प्रेजेंस है वहाँ पर भी कंपनी के लिए ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होता हुआ नजर आएगा। तो बढ़िया बेनिफिट इन कंपनीज के लिए आपको आते हुए दिख सकता है। हालांकि आज जो डर है वो थोड़ा अलग है। दिल्ली की कोविड सिचुएशन को लेकर आज थोड़े रीओपनिंग प्लेस पर गिरावट आ रही है, इस पर भी चोपड़ा साहब से एक राय लेते हैं। पर उससे पहले हिमांशु जी हमारे साथ दोबारा जुड़ गए। हिमांशु जी बताएं, जीनस पावर के बारे में आप कह रहे थे सर। आई थिंक अब मेरी आवाज आप सुन पा रहे हैं ठीक से? जी हिमांशु जी बताइए। जी देखिए, जीनस पावर में एक बहुत ही मच अवेटेड ब्रेकआउट आता हुआ नजर आया है। 2008 और 2018 की जो नेकलाइन का ब्रेकआउट हमने अक्टूबर मंथ में 2021 में आते हुए स्टॉक में देखा, और उसके बाद पूरे 6 महीने की कंसोलिडेशन उस ब्रेकआउट लेवल के बाद स्टॉक ने पूरी करी। उसके बाद यहाँ पर फ्रेश फॉलो अप बाइंग आते हुए नजर आ रही है। जीनस पावर में पिछले हफ्ते ऑलरेडी 10 की कमाई में रिकमेंड कर चुका हूँ 80-82 रुपए पर, और मैंने ये स्पेसिफिकली पॉइंट आउट किया था कि 90 रुपए के ऊपर इसमें और एग्रेसिवली तेजी की पोजीशंस लेनी है। वो ब्रेकआउट आज यहाँ पर आता हुआ नजर आ रहा है। आई थिंक आज तो ये 20% का सर्किट लगाता हुआ देखने को मिलेगा ही, लेकिन मुझे लगता है कि अगर आने वाले 1 से 2 दिनों में कोई भी इसमें डिप मिलता है 95-98 के जोन में, इस स्टॉक में खरीदारी करेंगे। जीनस पावर के जो मेरे टारगेट है, वो पहला टारगेट है 118 रुपए का, दूसरा टारगेट 145 रुपए का, और तीसरा टारगेट 180 रुपए का। और ये तीनों ही टारगेट मुझे लगता है कि 3 से 4 महीने के अंदर आते हुए नजर आ सकते हैं। तो जीनस पावर मेरी तरफ से दीपांशु जी एक स्पेशल खरीदारी की पिक। ओके, तो स्पेशल खरीदारी की राय जीनस पावर पर आती हुई दिख रही है। इस पर आप एक्शन एक्सपेक्ट करें। बढ़िया एक्शन आ रहा है, लगता है सर्किट से ज़्यादा दूर नहीं है, 1% ही दूर है, सर्किट पर आने की तैयारी में है जीनस पावर। इस पर एक्शन बन रहा है। चोपड़ा साहब, ये जो फ्रेश डर आया है, जिस तरह से दिल्ली में नए मामले बढ़े हैं कोरोना के, ग्लोबली तो हम कोरोना के मामले बढ़ते हुए देख रहे थे, अभी तक बाजार की चिंता नहीं बने हैं, बट अब दिल्ली में भी ये केसेस काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। डर है कि बाकी देश में भी बढ़ते हुए दिखेंगे। क्या वापस इसके मार्केट मूड माहौल पर इम्पैक्ट हो सकता है सर? देखिए, मार्केट कभी भी अगर किसी भी प्रकार का कोई शॉक लगता है मार्केट को, तो गिरावट देखने को मिलती है। और निश्चित रूप से जिस प्रकार से लोग सोच के बैठ ही गए थे कि कोविड अब खत्म हो गया है, सारा डर खत्म हो गया है, तो सडनली एक तेजी देखने को मिली है नंबर ऑफ केसेस में, और इवन नंबर ऑफ डेथ्स में। ऐसा नहीं है कि केवल केस बढ़ रहे हैं, कुछ अभी 3-4 डेथ्स भी मैंने पढ़ा जो दिल्ली में हुई। और अभी तो हमारे देश में जो रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर है वो बहुत वीक है। अगर गांव देहात की बात करें या जो टीयर 2-3 टाउन्स की बात करें, तो वहां पर कई बार पता ही नहीं लगता, बुखार चढ़ता है और आदमी खत्म हो जाते हैं। तो ये देखना होगा कि कितना खतरनाक स्ट्रेन है और इसकी वजह से कितने लोग इन्फेक्ट होते हैं। अगर ये थोड़ा बड़ा इफेक्ट आके चला जाता है तो संभावना ये है कि उस तरीके का गिरावट नहीं मिलेगा। दूसरी बात यह कि हमारे देश में करीब 185 करोड़ वैक्सीन लग चुकी हैं, तो अगर इफेक्ट होता भी है तो इतनी डेथ्स नहीं होंगी, क्योंकि वैक्सीनेशन काफ़ी हद तक हो
चुका है और बहुत सारे लोगों ने बूस्टर डोज भी लगा लिया, तो दो वैक्सीन के बाद बूस्टर डोज भी लग चुका है। तो इसके चांसेस मुझे बहुत कम नज़र आते हैं कि कोई बहुत बड़ा लॉकडाउन या इस तरह से कुछ होगा। हाँ, कुछ दिन के लिए हो सकता है कि मास्क लगाना वापस आ जाए, जो सिनेमा हॉल्स हैं या जो एयरलाइंस हैं उनको वो ज़्यादा एहतियात बरतें, या जहाँ पर भी पब्लिक का इकट्ठा होने का चांस है तो वहाँ पे एहतियात बढ़ा दिया जाए। तो ये संभावना ज़रूर है, मगर एक लॉकडाउन जैसी चीज़ मुझे फ़िलहाल तो नज़र नहीं आती। मगर निश्चित रूप से डर के रहना चाहिए, इसमें भी कोई गलत बात नहीं है कि हम अपना सारा गार्ड डाउन कर लें और सारा डर छोड़ दें। तो मास्किंग है या जो हाथों का धोना है या साफ़ करना है, सैनिटाइजेशन है, इन पे बहुत ध्यान देना होगा ऐसी जगहों पर जहाँ पर पब्लिक इकट्ठा होती है। तो अगर ये ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं है तो वापस आ जाएगा। पीवीआर इस समय अच्छी पोजीशन पे है, अच्छी मूवीज़ लॉन्च हो रही है और कलेक्शंस बहुत अच्छे हो रहे हैं। तो ये डर हो सकता है कि आने वाले समय में ख़त्म हो जाए, अगर कोई बहुत मेजर शॉक बाज़ार में देखने को नहीं मिले और ज़्यादा मौतें ना हो। अगर लोग बीमार होते हैं, ठीक हो जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल, बीमार होते हैं, ठीक हो जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, बट हाँ, अगर यहाँ से और सिचुएशन ख़राब होती है नंबर्स के लिहाज से तो कैसा मूव रहेगा, ये एक डर की बात है। इसलिए शायद आज जो रीओपनिंग प्लेस हैं, थोड़े होटल, टूरिज्म, ट्रैवल, पीवीआर जैसे स्टॉक्स हैं, ये सारे आपको दबाव में आते हुए दिख रहे हैं। पर बाजार में हल्की रिकवरी है, बैंक्स में थोड़ा एक्शन है। 36,800 के पार बैंक निफ्टी जाते हुए दिखा है। एक दो बैंक्स में थोड़ी खरीदारी हो रही है, इस पर रखिए नजर। आखिरी कुछ मिनटों के लिए लग रहा है बाजार एक अटेम्प्ट कर रहा है इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स के ऊपर आपको क्लोजिंग दे। आइए चलते हैं वागले साहब के पास, बिगुल वागले का वंडर। बताएं वागले साहब। दीपांशु, आपने बैंक जो कहा, मुझे मेरे रडार पर एक्सिस बैंक आ रहा है। 802-802.50 का भाव है। मुझे लगता है 800 के ऊपर काफी टाइम से, पिछले आधे घंटे से सस्टेन हो रहा है। तो 820 तक की लेवल्स के लिए जगह खुल रही है। 794 का आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। BTST करके जाइए। 820-822 का टारगेट आपको कल मिलना चाहिए। तो ये है आपके लिए एक्सिस बैंक पर खरीदारी की राय इस समय आती हुई दिख रही है। जैसे मैं कह रहा था, बैंक्स में हल्की रिकवरी आई है, कोई ऐसी बड़ी रिकवरी नहीं है, बट हाँ थोड़ी रिकवरी आप लेंगे इस बाजार में। इतनी हल्की रिकवरी भी चलेगी। 36,800 के ऊपर बैंक निफ्टी आपको आते हुए दिख रहा है और बैंक्स इस रिकवरी में एक योग प्ले कर रहे हैं। एक्सिस बैंक पॉजिटिव टेरिटरी में आ गया है। ICICI बैंक निचले स्तरों से सुधरा है। इंडसइंड बैंक, बंधन, AU, कोटक, SBI, इन सभी में आपने हल्की रिकवरी देखी। HDFC बैंक में कोई रिकवरी नहीं है, बट बाकी जो बैंक स्टॉक्स हैं वहाँ पर थोड़ी निचले स्तरों से आपने रिकवरी आते हुए देखी है, जिसका इम्पैक्ट आपको आपकी स्क्रीन पर भी इस समय आते हुए दिखेगा। तो नज़र रखते हैं जो रिकवरी आ रही है, क्या ये बाजार को थोड़ा और ऊपर ले जा सकती है या नहीं। सुबह से एक्शन में रहे हैं ऑटो स्टॉक्स और मारुति सुजुकी। आज सुबह खबर भी आई थी कि इन्होंने गाड़ियों के दाम बढ़ाए हैं। M&M में तो ऑलरेडी ओवर द वीकेंड बढ़ा दिए थे। सच्चे जी, मारुति सुजुकी पर कुछ करके जाना है सर? सुबह से अब तक एक अच्छी मूव आ गई है और सुबह के लेवल सस्टेन करने के बाद टुवर्ड्स क्लोजिंग थोड़ी फ्रेश खरीदारी आई है मारुति में। जी दीपांशु, इनफैक्ट एक नेगेटिव ओपनिंग के बाद काफ़ी अच्छी रिकवरी ज़रूर यहाँ पर नज़र आ रही है, बट मुझे लग रहा है एक काफ़ी प्रोमिनेंट हर्डल है स्टॉक में, लगभग अराउंड 7700 के आसपास। तो वो निकलने के बाद मुझे लग रहा है एक अच्छा डायरेक्शनल प्ले बन सकता है। बट फिलहाल जिस तरीके से पिछले 3 हफ्तों का डेटा है, तो यहाँ पर एक साइडवेज एक्शन रहने की ही संभावना ज़्यादा नज़र आ रही है। तो इमीडिएट बेसिस पे जो पुल बैक मिला है, मुझे लग रहा है इसमें एक्साइट नहीं होना चाहिए एंड फिलहाल तो पोजीशन अवॉइड करनी चाहिए ऑन द लॉन्ग साइड। चलिए, फिलहाल पोजीशन अवॉइड करिए ऑन द लॉन्ग साइड, बट डेफिनेटली आज एक पुल बैक आते हुए दिखा है, इस पर आप रखें नज़र। टाटा स्टील, किरण जी, सुबह से एक्शन में रहा है, क्लोजिंग में भी ठीक ठाक है, एटलीस्ट डेज हाई पर नहीं बट गेंस के साथ ही क्लोज हो रहा है। कमोडिटी स्टॉक्स पर फोकस है, कल के लिए नजर रखनी है सर टाटा स्टील पर। राजदीप, जिस तरीके से हमने 1360 से लेके 1380, ये बड़ा सप्लाई जोन है, ये 20 रुपए। मुझे लगता है थोड़ा सा टाइम करेक्शन हो जाएगा और नीचे में 1300 बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा, तो इसके बीचों बीच ट्रेड करता नजर आ रहा है। बाय एंड डिप्स की रणनीति कर सकते हैं, पर 1380 के ऊपर मुझे लगता है वन वे रैली आपको देखने को मिलेगी। जितना टाइम करेक्शन करेगा उतने स्टॉक के लिए बहुत अच्छा रहेगा। बंसल जी, NTPC आज सुबह पिक ऑफ द वीक, पहला टारगेट 163 अचीव्ड सर। चार्ट कॉर्नर 163 का टारगेट, 162 का टारगेट अचीव्ड सर। कैरी फॉरवर्ड करें पोजीशन को या फिर हफ्ते का टारगेट आज ही आ गया तो बुक कर लें?
देखिए दीपांशु, जिनका थोड़ा सा भी मुनाफे का आजमा कमजोर है वो तो प्रॉफिट बुक कर लें, और जिनका मुनाफे का आजमा दुरुस्त है वो बिल्कुल भी मुनाफा बुक करने की सोचे भी ना। मल्टी ईयर ब्रेकआउट है, 2017 की एक बड़ी वाली नेकलाइन को स्टॉक ने तोड़ा है, और इनफैक्ट मैं तो कहूंगा कि वीकली टारगेट भी यहाँ रिवाइज करना चाहिए। 175 प्लस के लेवल्स दिखाने का दमखम रखता है, तो एनटीपीसी जिनका हाजमा है इन स्तरों पर भी बाय करना चाहिए। बड़े वाला ब्रेकआउट देखने को मिला है और यहाँ पर शॉर्ट टर्म टारगेट बैठता है 175 का। ओके, तो 175 का शॉर्ट टर्म टारगेट बैठ रहा है। सुबह के टारगेट्स हिट हो गए हैं, अब स्टॉप लॉस ट्रेल करिए और टारगेट को बढ़ाते जाइए। कमजोर हफ्ते की शुरुआत हुई है, 17,200 के नीचे आप क्लोजिंग देखने जा रहे हैं, तो इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल के नीचे ही बाजार बंद होंगे। थोड़ा निचले स्तरों से हल्की रिकवरी आई है, शॉर्टर्स ने अपने मुनाफा बुक करा है, बट डेफिनेटली बाजार के लिए इस हफ्ते की अच्छी शुरुआत नहीं रही है। 0.25% नीचे बैंक निफ्टी भी बंद होते दिख रहा है 670-675 अंकों की गिरावट के साथ। होल्ड आउट किया एनटीपीसी ने, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। आईसीआईसीआई प्रू के नतीजों के बाद एचडीएफसी लाइफ, एसबीआई लाइफ में खरीदारी रही है। टाटा स्टील ने कहा है शेयर विभाजन 3 तारीख को बोर्ड बैठक होगी, इसको लेकर मारुति और एमएनएम ने अपने दाम बढ़ाए हैं। एचयूएल सुबह से थोड़ा सपोर्ट देते दिख रहा है। नेस्ले में हुई है खरीदारी। एक्सिस बैंक एकमात्र बैंकिंग नेम जो पॉजिटिव टेरिटरी में क्लोज हो रहा है। ऑफ कोर्स आईटीसी वीक बाजार में, इसने भी होल्ड आउट किया है। बट आज के टॉप 2 लूजर्स इन्फोसिस, एचडीएफसी बैंक, दोनों ही नतीजों ने बाजार को किया है निराश, और दोनों की वजह से हमने देखा आईटी और बैंकिंग फाइनेंशियल्स इन 2 पिलर्स पर गिरावट आती हुई देखिए। 7.5% की गिरावट 8 महीने के निचले स्तर पर है। इन्फोसिस, एचडीएफसी बैंक में भारी गिरावट। टेक महिंद्रा, टीसीएस, विप्रो, एचसीएल टेक ये भी फिसले हैं। कोटक, एसबीआई, इंडसइंड, यहाँ पर भी आपने गिरावट आती हुई देखिए। बजाज फिनसर्व, बजाज फाइनेंस पर भी प्रेशर बना था। इसके साथ ही हमने देखा बीपीसीएल, एशियन पेंट्स, यूपीएल, अल्ट्राटेक जैसे काउंटर्स में भी बिकवाली आती हुई दिखी है। तो सेक्टोरली काफी कमजोर प्रदर्शन रहा। पावर और ऑटो छोड़ बाकी सभी सेक्टर्स में गिरावट रही। एग्रोकेमिकल ये आज की विनिंग थीम रही। चंबल फर्टिलाइजर 7% की तेजी इस काउंटर में आपने आती हुई देखी। एचएएल में एक बार फिर से खरीदारी। टोरेंट पावर यहां पर मूवमेंट दिखा। सीईएससी, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, जुबिलेंट फूड, टीवीएस मोटर्स, कोरोमंडल इंटरनेशनल, गोदरेज कंज्यूमर, बलरामपुर चीनी, एल्केम लैब्स, अदानी एंटरप्राइजेस, कुछ और स्टॉक्स जहां ने होल्ड आउट किया, पर उसके सामने हमने गिरावट आती हुई देखी। टाटा पावर, बाय ऑन रूमर सेल ऑन न्यूज, ब्लैक रॉक के इन्वेस्टमेंट की खबर के बाद 6% नीचे ये स्टॉक टूटा है। एम्फोसिस, बिरला सॉफ्ट, कोफोर्ज, एलएनटी टेक, एलएनटी, इन्फोटेक, इंटेलेक्ट डिजाइन, माइंडट्री, सारे के सारे मिड कैप आईटी काउंटर्स आज फिसले हैं। इंडिया सीमेंट में आपने दबाव बनते हुए देखा। इसके साथ ही आपने देखा कैनरा बैंक, वोडाफोन आइडिया, इंडिया बुल्स हाउसिंग, रेन इंडस्ट्रीज, परसिस्टेंट सिस्टम्स, ये सारे स्टॉक्स फिसलते हुए दिखे। कैश मार्केट्स भरपूर एक्शन यहां पर कई सारे स्टॉक्स में आपने आते हुए दिखा। जीनस पावर यहां पर ऑलमोस्ट सर्किट लगाया, जो हिमांशु जी स्टॉक के बारे में बात कर ही रहे थे, इसको अपने रेडार पर रखिएगा। जेएसडब्ल्यू एनर्जी सर्किट लगाता हुआ। महिंद्रा हॉलिडेज अच्छी खरीदारी। मिंदा कॉर्पोरेशन, जे कुमार इंफ्रा, वरुण बेवरेजेस, अदानी पावर, दीपक फर्टिलाइजर, हिम्मत सिंगा, कुछ और काउंटर्स जहां पर आपने अच्छी खरीदारी होती हुई देखी है। प्रोविजनल क्लोज 17,200 के नीचे 17,183 पर आते हुए और 36,770 पर बैंक निफ्टी का है प्रोविजनल क्लोज। इससे पहले कि फाइनल क्लोजिंग फिगर्स आपकी स्क्रीन पर आए, एक बार देख लेते हैं किस तरह का बाजार का एक्शन खत्म होने के बाद पोस्ट मार्केट शाम की प्रोग्रामिंग हमने आपके लिए तैयार करी है। कोरोना चला गया, लेकिन लोगों का वर्क फ्रॉम होम से मोह नहीं छूट पा रहा है। एक सर्वे के मुताबिक नौकरी और परिवार के बीच तालमेल बिठा चुके 60% लोग वर्क फ्रॉम होम नहीं मिलने पर नौकरी तक छोड़ने की तैयारी में हैं। वहीं नई नौकरियों के लिए भी लोग वर्क फ्रॉम होम को प्रेफर कर रहे हैं। आज शाम 5 बजे आपकी खबर, आपका फायदा, इसमें हम इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। समझेंगे कि आखिर कोरोना के जाने के बाद भी वर्क फ्रॉम होम क्यों लोगों की पहली पसंद बना हुआ है। क्या कोरोना से नौकरी करने के ट्रेंड को बदलते हुए दिख रहे हैं और क्या इसका आगे भी इम्पैक्ट बना रहेगा। चर्चा में शेखर गरीसा साहब, सीईओ monster.com के माफ कीजिएगा, जो हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। साथ ही विक्रम श्रॉफ, हेड एचआर, निशित देसाई एसोसिएट्स के, शिव प्रसाद नंदूरी, वीपी टीम लीज डिजिटल सर्विसेज के। तो 4:56 पर वर्क फ्रॉम होम याद सताती है। इसके साथ ही मनी ग्रुप, यूलिप एक ऐसा प्रोडक्ट है जहां वेल्थ क्रिएशन और लाइफ इंश्योरेंस प्रोटेक्शन का डबल बेनिफिट आपको मिलता है। यही नहीं, यूलिप प्रीमियम पर आपको एटीसी में 1.5 लाख तक की छूट भी मिलती है। आज जानेंगे यूलिप में आपको क्यों करना चाहिए निवेश और किन के लिए यूलिप निवेश फायदेमंद हो सकता है। एक्सपर्ट्स देंगे आपको राय 6:30 बजे। यूलिप निवेश भी सुरक्षा भी। हमारे साथ होंगे अभिनव अंगरीश साहब, जो कि सीईओ इन्वेस्ट ऑनलाइन के सीईओ हैं, जो हमारे साथ जुड़ने वाले हैं।
देश में एक बार फिर कोरोना के बढ़ते मामलों ने चिंताएं बढ़ा दी हैं। 24 घंटों में 90% का उछाल आपने देखा है कोरोना के नए मामलों में। तो सवाल यही उठ रहा है कि अचानक कोरोना के मामले इतनी तेजी से क्यों बढ़ रहे हैं? क्या फिर से पाबंदियां लग सकती हैं? क्या करनी है आपको तैयारी? इंडिया 360 में खास पेशकश जानेंगे आपके हर सवाल का जवाब। कोरोना रिटर्न, कितनी टेंशन? आशा करते हैं इस बार वेव शुरू होने से पहले कंट्रोल में आ जाए। नंबर्स अभी कम हैं, बट जो उछाल आया है वो जरूर चिंताजनक है। फाइनल क्लोजिंग फिगर्स आपके स्क्रीन पर। 25 पॉइंट नीचे 17,200 के नीचे 300 पॉइंट्स का कट। 17,173 पर निफ्टी की क्लोजिंग होती हुई दिख रही है। सेंसेक्स ने लगभग 1250 अंकों की गिरावट दिखाई और बैंक निफ्टी भी 750 अंक फिसला है 36,730 के लेवल पर। तो इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स के थोड़ा नीचे बाजार बंद हुए हैं। देखना पड़ेगा कि कल संभलते हैं या नहीं। आज डेज लो से एटलीस्ट हल्की रिकवरी तो आपने देखी, बट सपोर्ट के ऊपर बाजार बंद होने में नाकाम रहे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे सारे एक्सपर्ट्स का आज जुड़ने के लिए। दिल्ली से ऑफ कोर्स चोपड़ा साहब, साथ ही राकेश जी, कुणाल जी, किरण जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया सर। बागले साहब, सचिन जी एंड ऑफ कोर्स सुमित जी, आपका भी ढेरों शुक्रिया। कल सुबह फिर से होगी मुलाकात, एक और नए ट्रेडिंग डे की करेंगे शुरुआत। आज तो सुस्ती वाला बाजार रहा, कल देखते हैं कैसा एक्शन रहेगा, बट एक्शन है भरपूर जहां तक कमोडिटी मार्केट की बात है।